अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूहिया 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम कदरे बेहतर हो चुका है, नॉर्मल हो गया है, जिसमें आराम से बैठा जा सकता है, सुकून किया जा सकता है और धूप को एंजॉय किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि कल का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज के दिन के लिए अगेन स्ट्रगल का आगाज हो चुका है। एक नया दिन है, नई स्ट्रगल है, नए गोल्स हैं जिनको हमने अचीव करना है और नए टास्क हैं जिनको पूरा करना है। आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज भी डिस्कशन होगी। पहले ज़रा आपको मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ पहली हमारी गेस्ट मौजूद है डॉक्टर फाइजा रफीक, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट, रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान में होती हैं और निस्तर हॉस्पिटल ब्लड बैंक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, सब कुछ ठीक है, लाइफ ठीक चल रही है जी? चलें माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। और हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? जी फाइन जी, बिल्कुल। चलें जी, बहुत अच्छी बात है कि आप भी बिल्कुल ठीक हैं। चलते हैं, पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब जो कि है आज नेकी की बात। देखते हैं कि हमें आज नेकी की कौन सी नई बात बताई जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 7 ऐसे खुश नसीब होंगे क़यामत वाले दिन जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे जिस दिन कोई भी साया नहीं होगा। सबसे पहला वो शख्स जिसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, हुक्मरान हो और इंसाफ करने वाला हो, हुक्मरान हो और इंसाफ करने वाला हो। इस सरजमीन ने ऐसे हुक्मरान देखे हैं जैसे कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर खिलाफत में फरमाया करते थे, अगर मेरी हुकूमत में कोई कुत्ता भी दरिया नील के करीब प्यासा मर गया, ए उमर क़यामत के दिन तुझसे पूछ होगी। अल्लाह हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। बहुत ही खूबसूरत बात और अपने खूबसूरत से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डॉक्टर फाइजा रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट। हम बात करेंगे थैलेसीमिया के हवाले से, कितनी टाइप्स हैं, क्या स्टेजेस हैं, कितनी सीवियरिटी है और प्रिवेंट इसको कैसे किया जा सकता है, अगर इम्पैक्ट है तो लाइफ टाइम इम्पैक्ट है या इसको क्योर किया जा सकता है या नहीं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आज इनको बुलाया गया ताकि इस हवाले से जितनी हम डिस्कशन कर सकें वो करें। डॉक्टर फाइजा बताइएगा, आजकल आपकी लाइफ में वैसे क्या चल रहा है? हमारा तो यही है कि ब्लड बैंक में ज़ाहिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसी से रिलेटेड कि जिसको भी जरूरत हो निश्तर में ब्लड बैंक, गायनी के पेशेंट, कोई एक्सीडेंटल, ठीक है। थैलेसीमिया के हवाले से हम बात करेंगे। थैलेसीमिया अगर हमने आसान अल्फाज में समझाना हो कि थैलेसीमिया की सिचुएशन, कंडीशन एक्चुअली होती कैसी है, तो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? थैलेसीमिया जो है वो एक मौरूसी बीमारी है, जैसे कि हमारे मतलब हम अपने स्किन का कलर, आइज कलर, ये सारा एक मतलब मौरूसी लेते हैं ना कि अपने वालिदैन से लेते हैं। इसी तरह ये भी अगर माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो अगर उनकी आपस में शादी हो जाती है तो उनके पैदा होने वाले बच्चों में ये आगे से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो इसमें ये होता है कि वो बच्चे को पूरी ज़िंदगी खून लगता रहेगा और इसके अलावा उसका जिगर और तिली भर जाता है और जिसमें फौलाद की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो जिससे और कई मतलब मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आ सकती। और ये समझ लें कि पूरी ज़िंदगी के लिए ही खून लगाना है, जब तक वो बच्चा मतलब ज़िंदा रहेगा वो खून लगाता रहेगा, वो बड़ा भी होगा वो सब। तो ये एक समझ लें पूरी ज़िंदगी के लिए वो चलती है पेरेंट्स और बच्चे के साथ। तो वो उनके मतलब सोशल लाइफ पे भी इम्पेक्ट डालती है, मेडिकली तो वो ज़ाहिर सिक होते ही हैं, तो वो एक बच्चे समझ लें उसकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट कर रही होती है कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जो आम बच्चे के हंसते खेलते वो नहीं जी पा रहा होता। ठीक है, तो ये कंडीशन माइनर में है और मेजर में भी है? ये हम इसको मेडिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है थैलेसीमिया माइनर, वो ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर कोई भी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही वो कभी मतलब डिटेक्ट हो जाएंगे अनटिल अनलेस हम कुछ मखसूस टेस्ट हैं जो हमें उनके करवाते हैं।
वरना वो नॉर्मल जैसे हम मैं आप हैं वो ऐसे ही मतलब नॉर्मल माशरे में जिंदगी गुजार रहे होंगे, उनकी शादियां भी होंगी सब। सही। लेकिन अगर एक मतलब थैलेसीमिया माइनर एक नॉर्मल मतलब दूसरे से शादी करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब बच्चों में कुछ बच्चे थैलेसीमिया माइनर के होंगे और कुछ नॉर्मल, तो वो कोई इतना मतलब डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर दोस्त थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी कर लेंगे तो फिर आपका नेक्स्ट चांस होगा कि बच्चों में थैलेसीमिया मेजर के वो जो खून लगवाने वाली बीमारी है उसमें ये होगा कि साल के पहले साल के अंदर अंदर ही उनका मतलब खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बच्चे मतलब फेल हो जाएंगे। इवन कुछ फैमिलीज में तो ऐसा होता है कि वो पैदाइश से पहले भी डेथ हो सकती है अगर बहुत ज्यादा सवेर हो। अल्फा थैलेसीमिया की खास तौर पे कुछ इकसाम ऐसी हैं कि वो मतलब बेबी ही की मतलब पैदाइश से पहले ही वफात हो जाती है। इसके अलावा बहुत अर्ली डेथ हो सकती है। और अगर सर्वाइव भी कर रहे हो ब्लड पे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 18-20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते वो, क्योंकि उसका हाथ में इलाज एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बहुत महंगा है और समझ लो पाकिस्तान में हंड्रेड्स में ही हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो एक मतलब अंदाजा है कि हर साल 5 से 10 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया के, जो काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कि मोरूसी ये एक डिजीज है, तो अगर आप इनहेरिट करते हैं तो कैसे इनहेरिटेड है ये हम अपने मतलब वालदैन से लेके आते हैं। अगर मतलब मेरी फॉर एग्जांपल मेरी मदर या फादर दोनों थैलेसीमिया माइनर है तो मैं मतलब चांस है कि मेजर होंगी। सही, मुझ में ये डिजीज होगी। ठीक है। अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन में सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो क्या साइंस होंगे? कि जब बच्चे पैदा होंगे बिल्कुल उस टाइम तो ठीक होंगे, लेकिन 2-4 माह के बाद या ज्यादा से ज्यादा 6 माह से 1 साल के दौरान ना उनमें अचानक खून की कमी बिला किसी वजह के मतलब होना शुरू हो जाएगी और बहुत ज्यादा कि आपको वो पेल नजर आना शुरू हो जाएंगे, खेलने कूदने में मतलब वो बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे, अपनी नॉर्मल जो ग्रोथ होगी वो उनकी रुक जाएगी। आप एक अंदाजा लगाओगे कि वो एक बीमार बच्चा है। जब आप हॉस्पिटल आओगे तो फिर वो उसका ब्लड का सीबीसी टेस्ट करवाया जाएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम आएगी। सही। फिर आगे हम एडवांस टेस्ट एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो उसमें फिर वो पता चल जाता है कि इसको थैलेसीमिया। ठीक है डॉक्टर फायजा, अगर एक फैमिली में एक बच्चे को थैलेसीमिया है तो क्या बाकी बच्चों को भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये इस पे मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मतलब एक फैमिली में एक बच्चा थैलेसीमिया का तो उस फैमिली में जरूर थैलेसीमिया माइनर के लोग हैं, उनमें ये 2 तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो ये कि जो लोग मतलब अभी मैरिड नहीं है उनका सबका शादी से पहले एक टेस्ट, वही एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, वो करवाया जाए। वो आम सब लैब्स में अवेलेबल है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कहीं भी करवाया जा सकता है। उसमें अगर वो थैलेसीमिया माइनर आते हैं तो मतलब उनका जो पार्टनर या मतलब हस्बैंड वाइफ कुछ भी जो भी हैं वो मतलब थैलेसीमिया माइनर ना हो। ठीक है। अगर वो कपल मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है और दोनों थैलेसीमिया माइनर है तो उसके लिए भी ये है कि हमल के पहले 3 महीने 12 हफ्ते तक हम एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हम बेबी का मतलब थोड़ा सा सैंपल लेके पैदा होने वाला जो मतलब होता है उसको एक मतलब चेक कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। ओके। और वो थोड़ा ये है कि एडवांस थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि हम अफोर्ड ना कर पाए ना, तो उससे ये फायदा होता है कि वो बच्चे को हम मतलब ये कुछ मतलब मुफ्ती साहिबान के भी फतवा है कि उस बच्चे को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकली मतलब जाहिर वो बच्चे ठीक नहीं है तो उनकी इजाजत है, ये कोई ऐसा मतलब वो नहीं है। ठीक है, इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला खान साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान। बताइए कि टैक्स रिकवरी कहाँ तक पहुँच गई? बिल्कुल, हमारी टैक्स रिकवरी शानदार जा रही है। इस वक्त हमने अपने जो टारगेट थे जून तक के वो 66% अचीव कर लिए हैं। ठीक है। तकरीबन हमारा 3.25 अरब के करीब टारगेट है मुल्तान डिवीजन का। सही। तो हमने 2 अरब टारगेट अचीव कर लिया है माशाल्लाह। इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो तकरीबन 1 अरब और 20 करोड़ के करीब है, वो भी हमने तकरीबन 70% अचीव कर लिया है। जो मोटर व्हीकल टैक्स है हमारा उसमें भी हमारी पेशरफ्त खासी अच्छी है, वो 1 अरब से ज़्यादा का टारगेट है वो 85% हमने हासिल कर लिया है। ठीक है। इस तरह मज़ीद हमारी जो रिकवरी है वो जारी है। गवर्नमेंट ने खसूसी इंसेंटिव दिए हुए हैं कि जो लोग यकमुश्त इस वक्त अपना प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स जमा कराएंगे ई पे के ज़रिए उन्हें इस वक्त भी 5% रियायत मिल रही है। सही। और ये रियायत 29 फरवरी तक इस साल जारी रहेगी। ठीक है, 29 फरवरी तक ये रियायत है। तो कोई अवेल करना चाहे तो कर सकता है? जी बिल्कुल। उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है? उसके बाद फिर सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा, जुर्माना वगैरह, तो उससे बचने के लिए जो है ना फिलहाल 5% डिस्काउंट के साथ अब अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। ठीक है। टैक्स रिकवरी का ओवरऑल प्रोसेस या प्रोसीजर आपके लिए चैलेंजिंग रहा?
यकीनन हमेशा चैलेंजेस रहता है, लेकिन इस दफ़ा ये है कि हमने प्रॉपर जो सोशल मीडिया और आप लोगों के फोरम से और बाकी एक कैंपेन चला के एक अच्छे नताइज अब तक हमने हासिल किए हैं। तो इस वक्त फिर वो जो आसान रिकवरी है वो तो आ गई है हमारे पास। अब जो डिफ़िकल्ट केसेस हैं उनको हम टैकल करने जा रहे हैं, जो कि हम कानून के मुताबिक उनको टैकल करेंगे। ठीक है, लोगों की जानिब से, आवाम की जानिब से किसी किस्म की रेजिस्टेंस तो नहीं फेस करनी पड़ी आपको? नहीं, ये इसमें कोई नया टैक्स तो था नहीं, सारे पुराने टैक्सेस हैं। और जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इस दफ़ा इजाफा किया था वो भी हुकूमत ने वापस ले लिया था दिसंबर में। तो उसके बाद फिर जो ताजिर तंजीमें थी उनके साथ हमारे निगोशिएशन हुई थी, बातचीत के बाद हमने उनको एक पैकेज दिया था। पहले टैक्स तकरीबन 65% किया, बात वगैरह करके, तो पिछले साल से हमने सिर्फ 10% टैक्स इजाफा किया, जिसके बायस जो उन लोगों ने भी अच्छा हमें रेस्पॉन्स दिया। हाँ जी। पब्लिक की तरफ से और टैक्स पेयर की तरफ से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से हमारी जो रिकवरी है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है, अब तक बायोमेट्रिक सिस्टम कितना कामयाब चल रहा है? माजबीन, जैसे मैंने आपको इससे पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हम लोग अनकरीब गाड़ियों की तब्दीली मिल्कियत और रजिस्ट्रेशन के लिए वो नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कबाहत थी कि लोग ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे बरसों गाड़ियां चलाए रखते थे और अपने नाम नहीं करवाते थे। गाड़ी मेरे नाम होती थी और बेच चुका होता था, लेकिन जो चलान टिकट्स हैं और बाकी जुर्माने वगैरह वो मेरे नाम पे आ रहे होते थे। तो इस चीज़ के तदारुक के लिए हुकूमत ने जो है 10 जनवरी से बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज किया है कि जैसे ही आप गाड़ी खरीदते हैं आपने उसकी डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा करवाने हैं। हम आपको एक ट्रैकिंग आईडी देंगे, आपने पिछले मालिक को वो ट्रैकिंग आईडी देनी है। उस मालिक ने ई सहूलत सेंटर पे या नादरा के किसी सेंटर पे या हमारे एक्साइज ऑफिस में आगे जो बायोमेट्रिक मशीनें हैं उन पे अपना अंगूठे का निशान साबित करेंगे। ठीक है। तो ये 30 दिन का प्रोसेस होता है। 30 दिन के अंदर जैसे आप अपने पेपर जमा करवाएंगे, फीस जमा करवाएंगे, 30 दिन के अंदर आपने अपना बायोमेट्रिक सेलर का देना है और बायर का भी देना है। ठीक है। तो ये 10 जनवरी से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ है। इससे पहले हमने अपने अमले की भी अच्छी खासी तरबियत की, जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ भी हमने बात की और उनको भी इन्वॉल्व किया। इसमें नादरा जो है उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है। ठीक है। वो एक बायोमेट्रिक का 120 रुपया चार्ज करते हैं। सही। तो ये इस वक्त तकरीबन काफ़ी हद तक स्मूथली जा रहा है। इसमें थोड़े क्योंकि एक नया सिस्टम है, कुछ सिस्टम में भी बग्स आ रही हैं और साथ में है कि लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। एक तब्दीली है, तब्दीली को फौरी तौर पे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो थोड़ा सा हमने देखा था कि जो हमारे मोटर व्हीकल डीलर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई थी। ठीक है। वो ये कहते हैं कि जी चूँकि गाड़ियाँ हमने स्टॉक रखनी होती हैं, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि 30 दिन के अंदर हम गाड़ी बेचें और अगले किसी बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो जाए। तो उनके इस मुतालबे पे पिछले दिनों हमने लाहौर में एक मीटिंग की, उस पर पंजाब भर की तमाम इनकी तंजीमें भी मौजूद थी। इनके साथ हमारी निगोशिएशन जारी है। सही। और आज इस पे कोई फैसला मुतवक्के है। ठीक है। आज फैसला मुतवक्के है। ठीक। उम्मीद है कि जो हमारे ये मोटर व्हीकल डीलर्स हैं इनके जो मुतालबात हैं वो हम तस्लीम कर लेंगे और इनके लिए भी हम कोई ना कोई इसमें रास्ता निकालेंगे। इनका मुतालबा ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद की तर्ज पे बायोमेट्रिक को नाफिज किया गया है, इसी तर्ज पे पंजाब में भी इसको रद्द-बदल करके नाफिज किया जाए। ठीक है, वही चीज इम्प्लीमेंट की जाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उस पर काम जारी है। आप क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम कितना इफेक्टिव रहेगा? सिस्टम तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वही मसला है कि लोगों की जानिब से समझने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें थोड़ी सी मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही है। और इसमें जो लोग फौत हो गए हैं या मुल्क से बाहर हैं या जिनको अपना पीछा मालिक ट्रेस नहीं हो रहा, उनको मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई ना कोई हम स्कीम रख रहे हैं कि रूल्स में कोई मॉडिफिकेशन करके इन लोगों को हम बगैर बायोमेट्रिक्स के अकोमोडेट करें। और उम्मीद है इस पर जो लेजिस्लेशन है वो हो रही है और काबीना में केस पेश किया जा रहा है। ठीक है, यानी कार डीलर्स को समहाउ इस सिचुएशन से, इस बायोमेट्रिक सिस्टम से इन वजूहात की वजह से प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल है। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर फायजा हमारे साथ मौजूद है। बात करनी है अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया से, क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
अल्फा थैलेसीमिया जो है वो हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है ठीक है। लेकिन इतना कॉमन नहीं है, डिफरेंट मतलब आगे जेनेटिक लिहाज से डिवाइडेड ओके। चीजें। हमारे यहाँ ज्यादा कॉमन है बीटा थैलेसीमिया, सही। जो हमारे पूरे मतलब पाकिस्तान के रीजन में। और ये मोस्टली हमारे यहाँ ये भी है कि 90% तक फैमिली मैरिजेज होती हैं, तो इसलिए भी ये है कि अगर वही दोनों कजन्स की शादी होगी, कजन मैरिज होगी, तो वो मतलब इसी तरह से ट्रांसमिट होता चला जाता है आगे। ठीक है। तो इसलिए ये हम ये चाह रहे हैं कि अब लेजिस्लेशन भी हो जाए कि जो शादी से पहले आप मतलब एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता हो कि थैलेसीमिया का स्टेटस क्या है। ठीक है। और उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं, मतलब ये सही लेवल है। पे गवर्नमेंट के लेवल। ठीक है। ओवरऑल कितनी टाइप्स है थैलेसीमिया की? ओवरऑल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन जो दो है वो अल्फा और अल्फा एंड बीटा बीटा है। इसके और हमारे अलावा यहाँ बीटा ज्यादा कॉमन बीटा है। कॉमन है। ठीक, तो इसके भी वही सिम्टम्स हैं? बीटा थैलेसीमिया के बिल्कुल वही है कि सही। वही सारी जिंदगी खून लगेगा और वो सारा, और उसको फिर आगे क्लिनिकली सिचुएशन पे कि अगर जिनको सारी जिंदगी खून लगता है उनको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। कुछ लोगों को बहुत मतलब रेगुलर खून नहीं लगता, साल में मतलब 2 दफा 4 दफा लगेगा, या उसको फिर थैलेसीमिया इंटरमीडिएट करते हैं। वो एज द ट्रांसफ्यूजन और क्लिनिकल स्टेज पे डिपेंड। ठीक है। अगर पेरेंट्स में दोनों में से किसी को भी थैलेसीमिया नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं। अगर दोनों में से एक ठीक है और एक को थैलेसीमिया माइनर है, तो वो उनके बच्चे ठीक होंगे। ठीक है। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसको? इसकी प्रिवेंशन 2 तरीकों से। एक तो है कि बिफोर मैरिज वही हम इनका एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जर्नल टेस्ट, जैसे ये कोई ऐसा मतलब वो सोशल टैबू नहीं है कि हम ना करवाएं। हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि शादी से पहले मतलब बेटा और बेटी दोनों जो भी कपल है उनकी मतलब ये टेस्ट करवा लिया जाए। छोटा सा ये टेस्ट है, मतलब विद इन 1000 रुपीज हो जाता है। ठीक है। इस अराउंड अबाउट। और इससे ये हमें पता चल जाएगा कि ये थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अगर वो दोनों माइनर है तो कोशिश की जाए कि उनकी अवॉइड की जाए मैरिज, लेकिन अगर फिर भी नेसेसरी है तो की जा सकती है। उसके बाद ये है कि जब वो कंसीव करें बेबी के लिए, तो वो एक टेस्ट है कोरियनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट। वो बेबी का एक समझ लें हम सैंपल लेंगे। ठीक है। और वो एक माहिर मतलब गायनाकोलॉजिस्ट स्किल्ड होते हैं इसमें, वो करते हैं और फिर वो लैब में जाता है। तो वो करके उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैदा होने वाला बच्चा नॉर्मल है या थैलेसीमिक है। ठीक है। इसका फर्टिलिटी पर कितना इम्पैक्ट है? थैलेसीमिया का फर्टिलिटी पे इस तरह से देखेंगे, जो मतलब छोटा बच्चा इसको बार बार ब्लड लग रहा है, तो उसमें उसके डिफरेंट जो जिस्म के जो है ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, उनमें ना आयरन जमा होना शुरू हो जाता है। ब्लड के बार बार लगने से आयरन मतलब बॉडी इतना उसको इखराज नहीं कर पाती ना, एक्सक्रीट नहीं कर पाती। तो उसके अलावा उनके दूसरे जो मतलब ग्लैंड्स होते हैं, तो उससे ये है कि उनकी ग्रोथ भी थोड़ी स्टंट होती है, और उनकी जो मतलब सेकेंडरी फर्टिलिटी कैरेक्टर जो हमारे मतलब सने बलूगत पे आते हैं, तो वो भी डिले हो रहे होते हैं। तो इनकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होता है। वैसे थैलेसीमिक कुछ लोगों की शादी भी होती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जनरल ये डिलेड होती हैं मतलब। ठीक है। आपने अभी बोला कि शादी से पहले टेस्ट करवाने को नॉर्मली कॉमनली बहुत एक टैबू कंसीडर किया जाता है। ये रेजिस्टेंस क्यों है? आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत है? कि हमारे जनरल सोशल है ना कि लोग मतलब खासतौर पर फीमेल के रिश्ते के टाइम या इस तरह इनकार नहीं कर दें कि ये इनकी तो फैमिली में डिजीज, तो हम बजाय इन चीजों को मतलब बताने के हाँ इम्पोर्टेंट नहीं देते और छुपाते हैं, मुझे जो लगता है। इवन मैं एक मतलब डॉक्टर फैमिली को जानती है कि वो थैलेसीमिया माइनर था उनका बेटा, तो वो लोग मतलब वो इवन डॉक्टर साहब खुद छुपाते थे कि हमें तो पता था कि कहीं कल को कोई बेटे के रिश्ते के टाइम मतलब वो ना कर देना कि इसको डिजीज है। हालांकि वो ऐसी वही बात है कि हमारा एक सोशल जो सेटअप है, तो हमें इसको चेंज करना होगा कि ये कोई ऐसी मतलब फैलने वाली बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे को लग जाएगी। ये आपकी मतलब विरासत में एक जेनेटिक है, जैसे आपका स्किन का कलर है या आई का कलर है, इसी तरह की एक बीमारी है। अगर आप इसको मतलब कर लेंगे डिटेक्ट, तो ज्यादा फायदा होगा कि आप आगे स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। अगर नहीं, देखिए अगर 1-2 थैलेसीमिया शादी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो दूसरे नॉर्मल लोगों से करेंगे तो वो आगे नहीं फैलेगा। लेकिन अगर वही 2 थैलेसीमिक कजन्स होंगे, आपस में शादी कर लें, तो वो और बच्चे पैदा करेंगे थैलेसीमिक, तो समझ और थैलेसीमिक दुनिया में आते जाएंगे, वो एक चेन चलती जाएगी। और ये काफी आप देखें, अगर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान जाएं तो वहाँ थैलेसीमिया सेंटर है, वो छोटे छोटे बच्चे, और काफी मिजरेबल उनकी लाइफ है कि उनकी जिगर तिली बढ़ जाएगी, पेट संभलने भरे होंगे, सांस लेने में दुश्वारी होगी, वो कभी भी एक हैप्पी किड की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते ना। ठीक, तो ये देखना है। तो इस हवाले से अगर हम अवेयरनेस की बात करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और करंटली आज भी अवेयरनेस नहीं है, क्या किरदार अदा कर हमारा ये है कि हम हर लेवल पे, जैसे खासतौर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे हमारे पास अब यंग मतलब जो जनरेशन है, उनके टेस्ट भी मैं तो कहती हूँ उसी लेवल पे कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और वही खुद सोसाइटीज को इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, स्टूडेंट्स की,
कि वो अपनी मतलब जनरल अवेयरनेस भी करें और अपने घरों में अपनी फैमिली में भी जाके ये अवेयर करें। इस तरह करने से ये होगा कि हम नेक्स्ट थैलेसीमिया को दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकेंगे। ठीक है, इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। थैलेसीमिया के हवाले से बात हो रही है, खासकर हम फोकस कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया पर। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान। अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर तो बात चल रही है थैलेसीमिया के हवाले से, और इसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं अब्दुल्ला खान साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन के। सबसे पहले अभी हम चलते हैं अपनी मौसम की सूरत हाल जानते हैं कि क्या चल रहा है बाहर का मौसम। तो अपने सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं टुडेज वेदर में और देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। जी, हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा, बताइएगा मौसम की क्या सिचुएशन है? जी, मुल्तान का मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 8.2 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। क्योंकि मौसम सर्द भी है, खुश भी है, पर सोने पे सुहागा ये है कि आज हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, तो आप मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। और हवा में नमी का तनासुब महकमा मौसमियात के मुताबिक 81% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ इस हफ्ते में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, अलबत्ता मौसम सर्द ही रहेगा। एक खुशखबरी ये जरूर है कि बीच में धूप निकली रहेगी, तो कहीं भी जाना हो तो सर्दी को भी इंजॉय कर सकते हैं और इस हल्की धीमी सर्दियों की धूप को भी। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा, हैव अ नाइस डे और थैंक यू सो मच, आपने हमें वेदर के बारे में अपडेट किया। बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के हवाले से। बीटा थैलेसीमिया जो कि बहुत कॉमनली देखने में मिलता है, ज्यादा केसेस है बीटा थैलेसीमिया के एज कम्पेयर टू अल्फा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स है, क्या वो ब्लड डोनेट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं किसी सिचुएशन में? अगर किसी सिचुएशन में जरूरत हो तो कर सकते हैं, तो इस पे उन पर क्या इफेक्ट होगा? वो फिर हम उनकी एचबी लेवल देखते हैं कि वो हीमोग्लोबिन लेवल, वो पहले कुछ पैरामीटर असेस कर लेते हैं, अगर वो मतलब उसको फिल करें तो फिर कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, बीटा उनकी अपनी सेहत में ये इफेक्ट होगा कि उनका अपना खून देखें वो फिर कम हो जाएगा ना, बनना तो वो अनीमिया में खुद जा सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो इसलिए मतलब हम पहले वो पैरामीटर्स देखते हैं, पहले प्रॉपर चेक कर लिया जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है या कि वो डोनेट कर सकते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन इस काबिल है कि वो मतलब खुद अनीमिक ना हो। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया कैसे डायग्नोज होगा? बीटा थैलेसीमिया का एक टेस्ट होता है सीबीसी, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। वो अक्सर हम रूटीन में भी कराते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो उसमें हमारी एक तो हीमोग्लोबिन कम आएगी, इसके अलावा कुछ एमसीवी एमसीएच कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना कि वो लो होंगे, तो उससे हमें मतलब एक सस्पिशन हो जाती है कि ये स्क्रीनिंग सॉर्ट ऑफ कैलेंग टेस्ट है कि सीबीसी ना, कि इसको सोचते हैं कि हम ये हो सकते हैं। उसके बाद फिर फर्दर डायग्नोस्टिक में हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से एक टेस्ट आता है, वो करवाते हैं। तो उससे कराने से जो है ना वो फाइनल डायग्नोज हो जाते हैं कि आइदर ये मतलब थैलेसीमिया माइनर या मेजर क्या है और कौन सी टाइप के हैं। ठीक है, थैलेसीमिया की कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स की क्या सिचुएशन होती है? थैलेसीमिया की कंडीशन में रेड ब्लड सेल आप सोचिए कि आपके तेजी से टूट रहे होते हैं। वैसे तो हर ह्यूमन के मतलब नॉर्मल ह्यूमन मेरे आपके 120 दिन के बाद रेड सेल चेंज हो जाएंगे, ठीक, मतलब टूट जाएंगे। जैसे हमारे सोचे रोज कुछ बाल हम मतलब ब्रश करते हैं तो गिरते हैं, इसी तरह से कुछ हमारे सेल डेली के ही खत्म हो रहे होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि वो 120 डेज के बाद हमारा सारा ब्लड चेंज होकर न्यू आ जाता है बोन मैरो से बन के। लेकिन थैलेसीमिया में इसके टूटने की रफ्तार ज्यादा होती है कि वो बहुत जल्दी उनके सेल्स मतलब ब्लड लॉस हो रहा होता है कि उनकी हीमोग्लोबिन कुछ ऐसी शक्ल की होती है कि वो सेल टूट रहे होते हैं तिली में जाके। उससे दो काम होते हैं, एक तो उनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, उनको बार बार ब्लड लगवाना पड़ता है, दूसरा उनकी तिली बढ़ना शुरू हो जाती है जो सप्लीन जो होती है, और उनको सांस लेने में दुश्वारी और बहुत मतलब ब्लड जल्दी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये उनके साथ इम्पैक्ट क्लिनिकली आ रहा होता है। ठीक है, मजीद जानते हैं इस हवाले से। बढ़ते हैं अब्दुल्ला खान साहब की जानिब और बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से क्या काम चल रहा है? जी, प्रॉपर्टी टैक्स का इस वक्त हमारा सर्वे ड्यू है, जो कानून है उसके मुताबिक हर 5 साल के बाद सर्वे होना था। ठीक, तो हमारा लास्ट जो सर्वे पंजाब में हुआ था वो 14 में हुआ था।
तो बाद में कोविड की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो पाया टाइम के ऊपर, क्योंकि 19 में ड्यू था। तो इस वक्त वो एक्सरसाइज हमारी जारी है। हम जितने प्रॉपर्टी मालकान हैं उनसे उनके प्रॉपर्टीज़ के कवायफ ले रहे हैं और एक सैम्पल सर्वे कर रहे हैं ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि रेंटल वैल्यूज़ मुख्तलिफ जगह पे कितनी है। तो वो सैम्पल सर्वे फॉर्म भी हमारा फील्ड अमला जो है कलेक्ट कर रहा है, और साथ ये है कि सर्वे के मुतालिक जो है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके ज़ाती इस्तेमाल में है, किराए पे दी हुई है या उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई, इसको अपडेट करने के लिए हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं। और काफ़ी सारी इसमें हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है और अप्रैल में हमारा ख्याल है कि ये हमारी लिस्टें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर हम जितने प्रॉपर्टी टैक्स मालकान हैं उनसे ऑब्जेक्शन कॉल करेंगे। अगर किसी को अपने टैक्स की तशख़ीस के ऊपर एतराज़ होगा तो अपना ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर फाइल कर सकता है। सही। और फिर 1 जुलाई से ये नया टेबल जो है और नया सर्वे और नया टैक्स जो है ये 5 साल के लिए लागू हो जाएगा। ठीक। तो ये पूरी एक्सरसाइज इस वक्त हमारी इस वक्त तमाम शहरों में जारी है और इस पे ज़ोर शोर के साथ काम किया जा रहा है। और मेरी भी तमाम प्रॉपर्टी टैक्स मालकान से गुजारिश है कि अगर उनके कवायफ हमारे पास गलत हैं या उनमें कोई रद्द बदल वो चाहते हैं तो वो हमारे दफ्तर से रब्ता करके उसको अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, बात हो रही थी ओपन ट्रांसफ़र लेटर के हवाले से, तो क्या ये अभी भी मौसर है? जी, ओपन ट्रांसफ़र लेटर वाली बात अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब ट्रांसफ़र लेटर हम जा रहे हैं पेपरलेस से ट्रांसफ़र पे। अब हमें यानी कि आप ई-पे के ज़रिए दरख्वास्त देकर अपनी गाड़ी घर बैठे खुद अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सिर्फ हमें बायोमेट्रिक्स चाहिए और हमें पेपर शेपर या कोई ओपन ट्रांसफ़र लेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब हम पेपरलेस से ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं कि घर बैठे आप अपनी गाड़ियां अपने नाम मुंतकिल कर सकते हैं। सिर्फ उस वक्त ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी जैसे ही सेलर जो है वो अपना अंगूठे का निशान साबित करेगा, वही सबूत होगा। इस पे वर्किंग जारी है। और ओपन ट्रांसफ़र लेटर वाली जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ जी, क्योंकि वो जो पीरियड है 10 जनवरी के बाद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। बाकी जिन लोगों के पास अभी तक नंबर प्लेटें नहीं मिली, हमारे दफ्तर में जो है गाड़ियों के नंबर प्लेटों का काफ़ी सारा स्टॉक आया हुआ है और हमने मुख्तलिफ फोरम के ज़रिए लोगों को अपील की है कि 18 से चूँकि थोड़ा सा उसमें तातुल आ गया था नंबर प्लेट की सप्लाई में, अब वो सारी नंबर प्लेटें हमारे पास आ चुकी हैं, तो वो आके हमारे दफातर से कलेक्ट कर लें। इस सिलसिले में हमारा पोस्ट ऑफिस के साथ भी रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है। पहले हम TCS के ज़रिए डिलीवरी करा रहे थे, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही थी, तो अब पोस्ट ऑफिस के ज़रिए घर घर हम नंबर प्लेटें और आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है या जो कापी जो होती थी पहले, उसकी जगह आप स्मार्ट कार्ड हम दे रहे हैं, वो भी हम डिलीवर करवा रहे हैं। ठीक है। कोई न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए आपने? जी, पिछले साल गवर्नमेंट ने जो है एक नया टैक्स नाफिज किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ शहर के हद तक प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज होता था, तो शहरी हदूद जिसे हम अर्बन एरिया कहते हैं उनके अंदर हम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते थे। तो गवर्नमेंट को चूँकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन चाहिए होती है और नए रिसोर्सेज हमें टैप करने होते हैं, तो हमने देखा कि जो मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर काफ़ी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बन चुकी है, उसमें पेट्रोल पंप्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो लगी हुई है। तो इस साल 1 जुलाई से हमने जो है वो टैक्स नाफिज किया था, टैक्स बटिंग ऑन हाईवेज एंड मोटरवेज। सही। वो जो आपकी रेंटल वैल्यू होती है उसका सिर्फ 5% के हिसाब से सालाना टैक्स होता है। ठीक। तो वो हमने सर्वे पिछले साल मुकम्मल किया था और इस वक्त जो हमारे मुल्तान के नवाही इलाके हैं, उसके बाद फिर लोधरा, बिहाड़ी और खानेवाल अजला में हम तकरीबन ये इसका 11 करोड़ रुपए का टारगेट है। सही। वो उस पर हम काम कर रहे हैं और उनको लोगों को नोटिस वगैरह जारी किए जा रहे हैं और उनके जो कवायफ हैं वो भी हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो ये नया टैक्स है, इसमें अगर किसी को कोई इतराज़ है या कोई अपील फाइल करना चाहता है तो हमारा फोरम मौजूद है, वहाँ अपना वो इतराज़ या अपील फाइल कर सकते हैं। इस वक्त अच्छा एक रिस्पांस आया है, नया टैक्स है। शुरू में हमें मुश्किलात आई थी, लोगों को समझने में मुश्किल आ रही थी भी किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ये वहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर की वैल्यूएशन टेबल होती है उससे हम उसकी कीमत का तयन करते हैं और लैंड एरिया का और कवर्ड एरिया का। उसके बाद फिर उसका 5% के हिसाब से सिर्फ हम टैक्स लेते हैं। तो
ये तकरीबन हर जो मौजे का पटवारी होता है या जो भी ज़िम्मेदार है उनको पता है कि जी वो वहाँ के क्या रेट्स हैं। साथ ही है कि उसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है वो माफ़ की हुई है गवर्नमेंट ने, और रेजिडेंशियल भी जो है वो माफ़ है। जो प्रॉपर्टी टैक्स की माफ़ी है वो सारी वहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक, आपने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, रोजाना डेली बेसिस पर कितनी गाड़ियां ट्रांसफर हो रही हैं? हाँ जी, तकरीबन यहाँ 500 के करीब हमारे पास गाड़ी मुल्तान डिवीजन में ट्रांसफ़र होती है। सही। तो लेकिन चूँकि जब से 10 जनवरी से ये नाफिज हुआ है उसमें थोड़ी सी डिप आई है, तो उसकी वजह यह है कि लोगों को पिछले मालकान दस्तियाब नहीं है जिनके ज़रिए वो अपना बायोमेट्रिक्स दे सके। तो तकरीबन ये है कि वो जो शरत थी वो 60% पे आ गई है। पहले 500 होती थी, अब वो 300 के करीब हो रही है ट्रांसफ़र। ठीक। लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन में कोई इतना मुश्किल नहीं है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आपको बायोमेट्रिक की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ जो बायर होता है उसके बायोमेट्रिक की ज़रूरत होती है जिसके नाम गाड़ी हो रही होती है। इस तरह मोटरसाइकिल के लिए भी बायोमेट्रिक की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर फायजा हमारे साथ मौजूद है। थैलेसीमिया के हवाले से एक हेल्दी डिस्कशन चल। अच्छा, किस एज में हो सकता है थैलेसीमिया? थैलेसीमिया मोस्टली 1 साल के अंदर अंदर ही आ जाता है, लेकिन ये मतलब किसी भी उम्र में हो सकता है। ज्यादा ये मतलब बच्चों की बीमारी है तो वो मतलब 1 से 5 साल के दरमियान 1 से 5 साल के दरमियान में आपको फील हाँ, हो जाएगा। आप सोचे मोर देन 90% बच्चे 1 साल के आसपास ही होंगे, 1-1.5 साल, मतलब 6 माह से लेके इस तरह। ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट या कोई और बच्चे जो है वो थोड़े लेट प्रेजेंट करें। ठीक। अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोज ना किया जा सके या किसी भी वजह की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से लेट हो जाए तो कैसी सिचुएशन हो सकती है? वो थैलेसीमिया वाले बच्चों को बार बार ब्लड लगेगा और वो मतलब अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो मतलब बहुत ज्यादा अनीमिक हो जाएंगे, वो चल फिर नहीं पाएंगे, सांस लेने में दुश्वारी, उनकी जिगर तिली बढ़ जाएगी और इस तरह से वो बिल्कुल लेथार्जिक से मतलब काफी ज्यादा सिक बच्चा और मोस्टली मतलब डेथ हो जाएगी अगर एक हाथ के बाद दिल काम करना छोड़ देगा जब मतलब ब्लड लॉस होगा। तो वो कई फैमिलीज में ये मतलब देखें वो इस कंप्लेंट के साथ भी आते हैं कि उनके किसी के बच्चे तो 1 साल के अंदर अंदर ही जी 3 बच्चे फौत हो गए, 2 बच्चे, और भी वजूहात है, लेकिन उनको थैलेसीमिया का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए कि हो सकता है थैलेसीमिया ही इस हद तक हो कि वो देख नहीं रहे हों और उनकी डेथ। ठीक है, एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट। थैलेसीमिया माइनर ऐसे लोग हैं कि जिनमें कोई भी बीमारी का मतलब शो नहीं होती, उनके समझ लें खून के अंदर कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं कि वो मतलब अगली जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर आपस में शादी करें। ठीक। इंटरमीडिएट ऐसे हैं जिनको कभी कभार मतलब ब्लड लगेगा, साल में 1 दफा 2 दफा, इससे ज्यादा नहीं, या कभी कोई मतलब सर्जरी करवा रहे होंगे कुछ चीज। जो थैलेसीमिया मेजर हैं ये ऐसे बच्चे हैं जिनको मुसलसल जैसे महीने में 1 या 2 दफा 15 दिन बाद और एक हद के बाद तो हफ्ते बाद भी लगना शुरू हो जाएगा। ये सबसे मतलब वो सीरियस वाली कंडीशन होती है। जो 2 थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करें तो उनके बच्चों में होती है। और इसका ये है कि आप देखें अगर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल या किसी भी ऐसे अदारे में जाएं तो इनको हमारे यहाँ सोशली देखें ये है कि हम रिप्लेसमेंट डोनेशन करते हैं कि अपनी फैमिली के लोगों को या अपने दोस्तों को या सबको ब्लड दे रहे होते हैं उनकी ज़रूरत, अगर किसी की सर्जरी है या कोई गायनी में है या कोई एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा समझ लें पाकिस्तान में जो ब्लड बैंकिंग का सिस्टम है 90% रिप्लेसमेंट पे चल रहा है कि एक दूसरे के बदले में दे रहे हैं ब्लड। लेकिन इन बच्चों को आप देखें जिस बच्चे को हर महीने में 2 या 3 दफा ब्लड लग रहा है तो कितनी दफा फैमिली वाले देंगे, क्योंकि हमारा अपना ब्लड लेने में भी तो हमने यही कहा ना कि न्यू ब्लड बनने में 3 महीने लगते हैं ऑलमोस्ट। तो इन बच्चों के लिए मैं ये भी एक गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यंग सारी जनरेशन हमें मतलब वॉलंटरीली ब्लड देना चाहिए कैंप्स में आके और सब। और अभी भी जो इंडस ब्लड बैंक और गवर्नमेंट मतलब पंजाब की इश्तराक से ये रीजनल ब्लड सेंटर पिछले 5 साल से काम कर रहा है 2017। तो इसमें यही हम करते हैं कि हमारे पास एनुअल जो है तकरीबन 50,000 डोनेशंस होते हैं कि लोग ब्लड देते हैं, जिसमें आप समझ लें 90% जो है रिप्लेसमेंट है, जो निश्तर में लोगों के रिलेटिव एडमिट होते हैं या इस तरह वो दे रहे होते हैं। बाकी 10% जो है वो कैंप्स लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये मदारस, मसाजिद, इवन शॉपिंग मॉल, सब जगहों पे करते हैं। तो उसमें फिर हमारे लोग मतलब आके एक गुड विल में वॉलंटरीली, वो जानते भी नहीं, और इसका ये फायदा होता है कि आप एक ब्लड देंगे तो हम उसको 3 डिफरेंट अज़ा में डिवाइड करते हैं। एक रेड सेल्स होते हैं, एक वाइट मतलब जिनको हम प्लाज्मा कहते हैं, वाइट सेल मतलब कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, और एक प्लेटलेट्स। तो वो ये तीनों प्रोडक्ट्स में ये है कि 3 लाइफ सेव होती हैं।
कि अगर आप मतलब एक ब्लड डोनेट करें, एक रेड सेल्स किसी थैलेसीमिक को चला जाएगा, प्लेटलेट जो है वो किसी ऐसे जो कैंसर का पेशेंट या कोई ऐसा मतलब जिसके प्लेटलेट कम हो रहे हैं उसको चला जाएगा, और FFP जो मतलब प्लाज्मा होगा वो किसी बर्न के पेशेंट के, इस तरह। तो मैं ये सबसे गुजारिश करना चाहूँगी खासतौर पर यंग जनरेशन से कि वो मतलब हर 3 महीने बाद या कम से कम साल में 2 दफ़ा ज़रूर ब्लड दें। इससे ये होगा कि आपका तो अपना नया हेल्दी ब्लड भी आएगा, बिल्कुल रिप्लेस होगा, और ड्यू आपका ब्लड समझ लें कि 3 जिंदगियां बचा रहा होगा। बिल्कुल। तो ये हम मतलब वैसे तो बहुत अच्छी चैरिटी करते हैं, तो ये भी एक चैरिटी बिल्कुल बेशक, और इस हवाले से अवेयरनेस की खासी जरूरत है। जी ठीक है, इस हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट्स की किस तरीके से मदद की जा सकती है। एक बच्चा है जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसको डायग्नोज हो चुका है, उस पर काम भी शुरू हो चुका है, ब्लड लगने के साथ साथ उसकी रूटीन में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? उसकी रूटीन में ये है कि अगर वो मतलब 10-12 ट्रांसफ्यूजन करा लें तो फिर वो उसका मतलब हमेशा एक डॉक्टर के साथ, क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट या कोई भी मतलब एक फिजिशियन के, वो मतलब पीडियाट्रिशियन के साथ रहना होता है इन टच, कि उसके बाद फिर उसका आयरन के टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर वो आयरन कम करने की मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो वो और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें और कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है। जैसे अभी मैं ब्लड की बात कर रही हूँ कि ब्लड का प्रॉपर मतलब कुछ बीमारियों से हेपेटाइटिस B, C, एड्स से चेक होना चाहिए। अगर हम मतलब गैर मेयारी ब्लड लगवा रहे होंगे बच्चों को, तो वो आप सोचते हैं बहुत सारे थैलेसीमिक तो होते ही, साथ में हेपेटाइटिस C के मरीज, इवन कुछ लोग तो बेचारे मतलब HIV के, एड्स तक बच्चों को हो जाता है, मतलब एक ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो चले जाते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम वो मतलब बच्चों की मदद भी करें और उनके एक प्रॉपर अच्छे किसी सेंटर से उनको मतलब ट्रांसफ्यूजन करवाएं और उनका चेकअप रेगुलरली करवाएं। ठीक है, अच्छी डाइट का इसमें कितना रोल हो सकता है? अच्छी डाइट का ये है कि मतलब जैसे हमें इनको अगर अच्छी देंगे तो वो मतलब अच्छी ग्रोथ होगी। सिर्फ ये ख्याल रखना होता है कि बहुत ज्यादा हैवी आयरन वाली ये ना ले रहे हो डाइट, पालक या इस तरह की चीजें। आयरन अगर लोड में जा रहा है तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। बाकी ये सब खा पी सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन वाला, वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए जिनका ये माइंडसेट है कि शादी से पहले किसी भी किस्म का टेस्ट करवाना इज रॉन्ग, या उनकी शान पे कोई बात आ रही है या सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात आ रही है, इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? मेरा यही है कि हमारी यंग जनरेशन बहुत मोटिवेटेड है इस टाइम, और सब माशाल्लाह पढ़े लिखे, तो उनको अपनी फैमिली को भी इस चीज को करना चाहिए और खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सब लोग अपना मतलब शादी से पहले एक टेस्ट करवा ले। मतलब एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस मामूली सा टेस्ट है, आपको सिर्फ जस्ट ब्लड का सैंपल देना होता है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं, किसी भी लैब में जाके आप खून का मतलब सैंपल दें और उसके बाद आप रिपोर्ट कलेक्ट कर लें। उससे आपको होगा कि आप खुद भी सेव होंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सेव कर रहे होंगे, तो ये भी आपकी एक सोशली मतलब एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगी अपने माशरे के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम के सेगमेंट में। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान, और इन्हीं के साथ डॉक्टर फायजा रफीक, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट। थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया के हवाले से बात हो रही थी, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल्ला खान साहब से, प्रोफेशनल टैक्सेस के हवाले से क्या रिफॉर्म्स सामने आए हैं, इस हवाले से प्लीज बताइएगा। ये प्रोफेशनल टैक्स जो है ये तकरीबन जितने प्रोफेशंस हैं सब पे नाफिज है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है प्रोमिसेस को कि वो 1 लाख तक हर प्रोफेशन से टैक्स वसूल कर सकते हैं। इसमें जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, लायर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ ट्रेड से लोग वाबस्ता है, उन सब के ऊपर ये टैक्स नाफिज होता है। तो हाल ही में हमने जो प्रॉपर्टी टैक्स डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स, इनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1980 में अमेंडमेंट की है। सही। उसके तहत जो प्रॉपर्टी टैक्स डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स, उनकी जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी हम स्क्रूटनी करेंगे, ताकि ये अक्सर जो मार्केट में धोखाधड़ी हो जाती है, लोग पैसे खा जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो स्कीमें हैं उसमें लोग फंस जाते हैं, फिर नैब में कैसे चले जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ने ये डिपार्टमेंट को डेलीगेट किया है कि वो इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करें और इस पर ख़ास तौर पर रियल इस्टेट डीलर्स जो हैं इनको रेगुलेट करें। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, करंटली बहुत सारी चीजें आपने एक्सप्लेन की कि चल रही हैं और ग्रेजुअली तमाम चीजों को कवर अप किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम भूलना नहीं चाहेंगे ड्रग एरेडिकेशन के हवाले से आपका डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। जी, यकीनन आप देख रहे हैं कि मंशियात जो है हमारे माशरे में नासूर की तरफ फैलती जा रही है और ये इसमें कई घराने तबाह हो चुके हैं, और इवन के जो ब्रेड विनर होते हैं वो मंशियात की आदत में फंस जाते हैं, उसके बाद फिर पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है।
ये आप हर मोहल्ले, हर गली और हर जगह देख सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टेट लेवल पे हम इनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है एक्साइज साइड पे इस पे काम कर रहा है और इसमें गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट भी कर रही है। और साथ ये है कि एक नई लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं जिसके तहत मुल्तान में भी एक मंशियात का जो है पुलिस स्टेशन हम कायम कर रहे हैं और जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है पंजाब की उसको भी हम इस पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। रिसेंटली हमारी लाहौर में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें कि पूरे तमाम प्रोविंसेस के लोग आए हुए थे और उसमें ANF के भी DG थे और सेक्रेटरी नारकोटिक्स भी मौजूद थे। उनके साथ मिलकर हमने लाया अमल मुरतब किया है ताकि हमारे स्टाफ को जो ANF की एकेडमी है वहाँ पे बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और स्टेट लेवल पे हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। पुलिस के साथ और जो सिविल सोसाइटी है और मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं उनके सरबराहान के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है और ज़िलाई सतह पे भी हमारी एक एंटी नारकोटिक्स कमेटी काम कर रही है। और रिहेबिलिटेशन वाली साइड पे जो है वो हमारी ज़्यादा तवज्जो है कि हॉस्पिटल्स में वार्ड बनाए जाएँ ताकि लोगों की रिहेबिलिटेशन हो सके जो कि मुख्तलिफ सड़कों के नीचे और फ्लाईओवर्स के नीचे पड़े होते हैं, उनको उठा के उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। ठीक है, तालीमी इदारों की आप बात कर रहे थे, क्या समझते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अवेयरनेस क्रिएट करने में? जी यकीनन इसमें हमारे मंशियात के हवाले से डेज होते हैं, वहाँ पे जाके हम सेमिनार्स वगैरह करते हैं, जो तलबा हैं उनको अवेयरनेस पैदा करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। फिर मुख्तलिफ जो कैंटीन्स वगैरह हैं उनको भी हम चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई गलत अशिया तो सप्लाई नहीं की जा रही और जो तालीमी इदारे के सरबराहान होते हैं और उनकी मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी होती हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत खूब। डॉक्टर फायजा हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट। आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अब किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बच्चों को इस जानिब लाने के लिए, खासकर यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो ब्लड डोनेट करें, बिकॉज उनके लिए भी ये हेल्दी है और साथ ही साथ खिदमत भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक अलग से डिपार्टमेंट है जो ब्लड डोनर मतलब डिपार्टमेंट डोनेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। वो लोग फिर डिफरेंट कॉलेजेस में जाके और उनके हेड से पहले मिलते हैं, परमिशन लेते हैं। उसके बाद एक मतलब प्री कैंपेन होती है कैंप से पहले एक दिन के, उनको ये सारी अवेयरनेस दी जा सकती है कि ब्लड लेने के क्या फ़वाइद हैं। इसके अलावा ये है कि जो ब्लड देता है उसकी हम मतलब हेपेटाइटिस B, C, HIV और कुछ मलेरिया और सिफिलिस के टेस्ट फ्री में कर रहे होते हैं। वो मतलब उनका ये होता है कि उनका भी पता चल जाता है हेल्थ स्टेटस ठीक है और उसको हम एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हम उनको देते हैं एक सर्टिफिकेट भी, तो वो उनके आगे मतलब उनके लिए मोटिवेशन भी है। तो वो एक सारा सिस्टम, फिर उसके बाद वो बाद में भी उनको थैंकफुल होते हैं कि जाके इंस्टीट्यूट में। तो वो एक पूरा डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है। वो किसी ने भी कभी भी ब्लड देना हो तो वो मतलब रीजनल ब्लड सेंटर आ सकते हैं, निश्तर के मतलब ब्लड बैंक आ सकते हैं किसी के लिए वॉलंटरी। और इसके लिए आप देखें कि अब हमारे पास मतलब निश्तर में पिछले 5 साल से जो हम मतलब कलेक्शन कर रहे हैं वो 50,000 डोनेशन पर ईयर है। तो आप देखें अगर हम 3 कंपोनेंट बनाते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख बना रहे हैं, तो इतनी जिंदगियां सेव हो रही हैं। तो आप ब्लड देते हुए यही सोचें कि आपका एक ब्लड किसी 3 लोगों की जान बचा सकता है। वो कोई गायनी में पड़ी हुई मदर भी हो सकती है, कोई कैंसर पेशेंट या कोई एक्सीडेंट में आया हुआ बंदा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब्दुल्ला खान साहब, मंशियात के हवाले से तो बात हो ही रही है, कॉमन केसेस क्या देखने में आते हैं सामने ड्रग एडिक्शन के? ड्रग एडिक्शन में ये है कि नई से नई चीज़ें अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है मार्केट में, जैसे आइस है और ये सिंथेटिक ड्रग्स है। तो पहले सिर्फ हीरोइन और ओपियम और चर्स वगैरह का था, तो वो अब जो नई सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो ज़्यादा फैटल हैं और वो जानलेवा साबित होती है। तो इनकी जो सप्लाई है वो अफगानिस्तान से और मुख्तलिफ चैनल से यहाँ हमारे शहरों तक उनकी रसाई आ चुकी है। तो जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ से ये अवेलेबिलिटी आ रही है, सप्लाई आ रही है, उनको चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट करंटली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किसी किस्म के सेमिनार्स अरेंज करवा रहे हैं? जी यकीनन हमारा 26 मई को सालाना जो है मंशियात डे हम मनाते हैं, उससे पहले हम कैंपेन शुरू कर देते हैं 1-2 माह पहले। तो इस वक्त भी हम ये कैंपेन की प्रिपरेशन में है, मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। सही। तो जो खैराती इदारे हैं वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो नई ज़िंदगी हॉस्पिटल है या इस तरह के दीगर इदारे हैं उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं।
ठीक है, प्रोग्राम के सेगमेंट के इख्तिताम पे डॉक्टर फायजा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी, ब्रीफली क्या मैसेज देना चाहेंगी, अब किस तरीके से अवेयरनेस बहुत जरूरी है थैलेसीमिया के हवाले से, कैसे अपनी जिंदगी भी बचाई जा सकती है और आगे आने वालों की भी जिंदगी बचाई जा सकती है? मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो ही थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो वही है कि हम अपना मतलब प्रॉपरली टाइमली डायग्नोज करवाएं और अगली जनरेशन को इससे बचाएं। और यही है कि बार बार एक ही बात करूंगी मैं कि ये कोई सोशल टैबू नहीं है, ये एक नॉर्म है। देखिए, एक छोटा सा टेस्ट जो हम किसी छोटे गिफ्ट की भी प्राइस करनी है, अगर वो करवा लेंगे तो उससे हमारी एक पूरी मतलब हमारे बच्चे, हमारी उनसे अगली जनरेशन, एक पूरी जनरेशन को हम गिफ्ट कर रहे होंगे, तो सेव होगा। दूसरा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यही इंडस हॉस्पिटल मतलब रीजनल ब्लड सेंटर में हम जो लोग एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं और किसी भी वजह से और किसी फील्ड में उनका एडमिशन नहीं हो रहा या वो नहीं इंटरेस्ट रखते और वो ब्लड बैंकिंग में आना चाह रहे हैं, तो 2 इयर्स का एक एसोसिएट डिग्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब कोर्स भी करवा रहे हैं। उससे ये फायदा हो गया कि हमारी ब्लड बैंकिंग सर्विसेज अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में, तो न्यू जनरेशन जब आएंगे, न्यू लोग सीखेंगे तो उससे आगे फायदा होगा। ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है और ये नाम जो है मतलब आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट के अंदर वो उनसे एफिलिएटेड है। तो इसमें ये होगा कि हम इनको पूरा ब्लड बैंकिंग का सारे मतलब प्रोसीजर्स और हर चीज सिखाते हैं कि ये इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इससे एक तो वो अर्निंग फील्ड होगी उनकी, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में शुरू हुआ है, न्यू फील्ड है। तो आपने सबसे और दूसरा ये कि ये एक नेकी की बात भी है कि बहुत सारे जैसे ये लोगों को वो ब्लड देंगे तो एक फायदा होगा। ठीक है, बहुत खूब, बड़ा अच्छा लगा जान के कि जो लोग शौक रखते हैं एक्चुअली इस फील्ड में आने का, तो उनके पास एक मौका है। हाँ, वो 2 साल की डिग्री और अभी इसी मतलब एडमिशन करवा सकते हैं और वो पूरा मतलब एक सेटअप यानी प्रॉपर स्टडी है उस हवाले से। हाँ, वो रीजनल ब्लड सेंटर में आके हमसे मिल सकते हैं, हम उनको गाइड कर देंगे। ठीक है, रीजनल ब्लड सेंटर में आप जाके इनसे मिल सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। इफ अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं और वॉलंटरली या किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और इस जानिब इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब्दुल्ला खान साहब, प्रोग्राम के इस सेगमेंट के खत्म पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि आप जब अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं रोड के ऊपर गाड़ी पे, तो अपने कागजात वगैरह मुकम्मल करके रखें। बिल्कुल, गाड़ी आपके अपने नाम होनी चाहिए, उसके जो टोकन टैक्सेस वगैरह हैं वो अदा होने चाहिए, ताकि हमारे रोड के ऊपर इस वक्त जनरल होल्ड अप्स हो रहे हैं और मुख्तलिफ चेकिंग टीमें मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि आपका टोकन टैक्स शार्ट हो और आप बगैर गाड़ी के बगैर टैक्स अदायगी के रोड पे आ जाएं या अनरजिस्टर्ड गाड़ी रोड पे लेके आ जाएं और आपको मुश्किल पेश हो। इसलिए हमने इस सिलसिले में अपने दफातर में भी काउंटर बनाए हुए हैं कि आप अपना टैक्स आके वहाँ जमा करवा सकते हैं और ई-पे के जरिए आप घर बैठे 5% रियायत के साथ अपना टोकन टैक्स जमा करवा सकते हैं। अगर गाड़ी आपके अपने नाम नहीं है तो मेहरबानी करके उसे अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि अब कानून में सिर्फ आपके पास 1 महीना है। 1 महीने में आपने अपनी गाड़ी रजिस्टर भी करवानी है और उस गाड़ी को अपने नाम भी मुंतकिल करवाना है। अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। कैसी मुश्किल होगी वो अगर वायलेशन कर? हाँ, वायलेशन की सूरत में जो कानून है वो तो ये कहता है कि गाड़ी को बंद कर दें, ठीक, और उसके ऊपर जो जुर्माना है वो आयद होगा, तो गाड़ी को फौरन ही जो है ना हमने कानून के तहत उसको स्टेशनरी करना होता है, उसको बंद करना होता है। ठीक है, यानी गाड़ी जो है वो आपकी बंद हो जाएगी इनकेस अगर आप रूल्स को वायलेट करते हैं। हाँ, रूल्स वायलेट करते हैं, उसके टैक्सेस या रिन्यूअल जो होती है वो पे नहीं करते और बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी रोड पे ले आते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ हैजर्ड्स हैं, उनको रोकने के लिए कानून में ये सख्ती है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर फायजा, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई। और अब्दुल्ला खान साहब, एक दफा फिर से आपसे मुलाकात हुई, अगली दफा यकीनन आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी, नई चीजें जानेंगे और नई चीजों के बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं हमारे साथ अगले सेगमेंट में कौन से गेस्ट मौजूद है, क्या बातें होंगी, क्या नए सवाल होंगे, ये हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही या 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनकी जानिब बढ़ते, उनके तारुफ की जानिब बढ़ते हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ इकबाल भुट्टा साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आज आपने इन्वाइट किया जी। हम थैंक यू कि हमने इन्वाइट किया और आप आए। बहुत सारी चीजें हमने जाननी होती हैं सोशल एक्टिविस्ट से, सोशल वर्कर से, बिकॉज आई थिंक उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, दैट इज अमेजिंग। वो इंडिविजुअली जो काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो काम कर रहे होते हैं, एज ए टीम जो काम कर रहे होते हैं, उसको हम उस कॉन्ट्रीब्यूशन को, उस काम को हम किसी भी
सूरत इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एंड आई वुड लव टू अप्रिशिएट जो भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं, जिंदगी कैसी चल रही है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जी गुजर रही है जी, अच्छी गुजर रही है, जो वक्त गुजर का बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो आज क्या चल रहा है आजकल? बस आजकल एक इदारे के साथ जॉब कर रहा हूँ जी। Okay. और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक सोशल वर्कर होने की हैसियत से कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी में अच्छा जो है ना अपने कंट्रीब्यूशन दिया जाए। ठीक है, तो लाइफ में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपने सोचा होगा कि मैंने कुछ करना है, कोई गोल होगा आपका, तो क्या यही गोल था या ग्रेजुअली बस जहां लाइफ ले गई तो वहां आप चले गए? नहीं, ऐसा बाज़ औक़ात इंसान की ख्वाहिशात तो महदूद हैं, लेकिन कोशिश होती है कि इंसान अच्छा करे अपने कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि अपना एक मकाम पैदा कर सके। ठीक, तो यानी अब जो काम चल रहा है उससे आप बिल्कुल मुतमईन है, सेटिस्फाइड है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आई सर्व कम्युनिटी और डेफिनेटली सर्व करते हुए इंसान को वैसे ख्वाहिशात और खुशी होती है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट कौन होता है, कैसा होता है? बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट वो होता है जो अपनी कम्युनिटी को यूनाइट कर सके, अपनी कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा एकदम कर सके, जिसमें सोसाइटी को भी फायदा हो और उसको भी फायदा हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने लेकर चलना है कि एक्चुअली सोशल वर्किंग में क्या क्या चीजें देखने में मिलती हैं, क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, गवर्नमेंट से कितनी सपोर्ट की जरूरत होती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें हमारे दूसरे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, इनकी जानिब बढ़ते हैं खालिद खोखर साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। ठीक है, खैरियत से हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने शो में। आजकल क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है। आजकल मिनी बजट आने की वजह से हम लोग परेशान हैं काश्तकार, ठीक, क्योंकि हमारे जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर जीएसटी लग गया है, जिस वजह से हम एहतजाज में जा रहे हैं। ठीक है, मजीद बात करते हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं। हमारे साथ अशरफ इकबाल भुट्टा साहब मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बात कर रहे हैं कि एक्चुअली एक सोशल एक्टिविस्ट कौन होता है, कैसा होता है, किन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है व्हेन यू प्लान टू सर्व द कम्युनिटी या योर सोसाइटी। तो आपने इस हवाले से क्या क्या करना होता है इनिशियल स्टेज पर, जब आपने ये काम शुरू किया, अर्ली स्टेज पर, बिल्कुल शुरुआत में आपको क्या चैलेंजेस सामने आए? बिल्कुल चैलेंज सामने आए, क्योंकि ये जो काम होता है ना सोशल वर्किंग का, ये बेसिकली आपको एक्सपर्ट करता है सोसाइटी के लिहाज से, सोसाइटी में इंगेज करता है आपको एक अच्छा पॉइंट पर, एक अच्छे लेवल पर जाकर। सो चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत सारे सामने आए, लेकिन जो चैलेंज जब तक मुझे याद है वो इस फील्ड में सिखाने वाला कोई बहुत कम लोग मिलते हैं आपको, जो आपको मतलब सोसाइटी के फॉल्ट के हवाले से, सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से अवेयरनेस बहुत कम लोग देते हैं आपको। सो आपको खुद से ही ग्रूम करना होता है चीज़ें, खुद से लर्निंग करनी होती है, आपको अपनी एक्सपर्टीज खुद यूटिलाइज करते इस फील्ड के अंदर, ताकि आपकी सोसाइटी को बेहतर सर्व कर सके। ठीक है, सोशल वर्किंग का तो एक कॉन्सेप्ट है कि जी आपने सोसाइटी की, माशरे की, लोगों की, आवाम की खिदमत करनी है, लेकिन क्या इसमें भी टाइप्स पाई जाती हैं? डेफिनेटली जी, ये टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। कुछ सोशल वर्कर होते हैं, कोई मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं, कोई क्राइम जुडिशियल वर्कर होते हैं। सो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो हर पॉइंट पर अपने अपने लेवल पर काम कर रहे होते हैं। एक ही बंदा सम पॉइंट पर भी काम कर रहा होता है, लाइक मेडिकल कोई हवाले से मुझे कोई अवेयरनेस है, इन केस इमरजेंसी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, तो अगर मुझे कोई एक्सपर्टीज है मेडिकल के हवाले से, डेफिनेटली मैं उसको सर्व करूंगा कि मेरी फर्स्ट एड की वजह से अगर वो बंदे की लाइफ बचे तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपकी क्या एक्सपर्टीज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तमाम एक्सपर्टीज जो है वो बंदा ने चीज के अंदर पाई जाती हैं, माशाल्लाह। और हर लिहाज से, कम्युनिटी के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, कम्युनिटी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से, और कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तौर पर फायदा पहुंचा सकें। ठीक है, सोशल इश्यूज की बात करें तो देयर इज अ लिस्ट भी कहूँ तो कम लगता है, बिकॉज इतने सोशल इश्यूज हैं, इतने इवल्स हैं, इतनी नेगेटिव चीजें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक हम सोल्यूशन की जानिब नहीं बढ़ सकते। इफ वी कंसिडर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, तो आई थिंक द लिस्ट गोज ऑन। क्या समझते हैं, क्या इसका हल है, कैसे इंडिविजुअली अपना किरदार अदा कर सकते हैं? बस जो टाइप्स ऑफ सोशल हैं वो तो डेफिनेटली आपने एलेबोरेट कर दी हैं। इसकी हल ये है कि हमें एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए चीजें। हमारे यहाँ प्लानिंग होती है, बट अनफॉर्चुनेटली लॉ मेकर इज आल्सो लॉ ब्रेकर। हमारे यहाँ लॉ बने हुए हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है, एज बीइंग सोशल वर्कर, मेरी कोशिश को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि सोसाइटी को फायदा हो, लोगों को फायदा हो। हमारे यहाँ क्रिमिनल के लॉज मौजूद हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ पॉवर्टी के लॉज मौजूद हैं, उनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं पॉवर्टी को, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे।
हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन सोशल जो लॉज होते हैं, सोशल लॉज जो हमारे अपने खुद से कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो हमारे खुद से फैमिलीज में बनाए होते हैं, कुछ सोसाइटीज ने बनाए होते हैं, हमारे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि एजुकेशन की कमी है, उन लॉज की जो बनाए हुए हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनकी अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर उनकी अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि हमने ये काम करना है, हमारे ये काम नहीं करना, अगर हम ये काम करेंगे हमारे इस पर ये बाइंडिंग है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे इस पर ये गवर्नमेंट के सोसाइटी के ये लॉज हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें हो जाएं तो सोसाइटी में बेस्ट। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। वैसे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगी एक्सट्रीमिज्म पर कि किस तरीके से माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। इस हवाले से हम बात करेंगे मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का कितना किरदार हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को किस तरीके से ग्रूम किया जा सकता है, किस तरीके से उनके माइंडसेट पर काम किया जा सकता है, एक सोशल वर्कर की सोसाइटी के लिए, आवाम के लिए क्या खिदमात हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। बढ़ते हैं खालिद खोखर साहब की जानिब और जानते हैं कि आजकल किसान का क्या मसला चल रहा है, किसानों के क्या मसाइल हैं, कुछ बेहतरी आई, कोई हल निकले? नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज़राअत इतनी अहमियत की हामिल है पाकिस्तान में। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। बिल्कुल। और अभी जो ये इशू डिस्कस कर रहे थे, मैं ये कहूँगा कि अगर ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन व अमान बेहतर होगा, तमाम बुराइयाँ खत्म होंगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर हमारी मईशत बेहतर होगी, और ज़राअत हमारी मईशत के बेहतर होना वजह एक ही है कि हमने ज़राअत पे तवज्जो नहीं दी। पिछली 3-4 दहाइयों में इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। आज देखिए, हम एक तरफ से कहते हैं हम ज़राई मुल्क है, दूसरी तरफ हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन की हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट है। हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल को तकरीबन $4 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं हम ज़राई मुल्क है, क्योंकि हमने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी, रिसर्च पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो टोटल एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है, जिस वजह से उन मुल्कों ने तरक्की की है और हम पीछे रह गए हैं। इस वक्त हमें जो इशू है कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है जी। हमारी जो फर्ज किया DAP खाद का रेट था 2400-2500, आज वो 10,000 पे चली गई है। पोटाश हमारी 3,000 की थी, वो चली गई 11,500 रुपए पे। इसी तरह जो डीजल का रेट डबल से भी ज्यादा हो गया। बिजली का रेट, हमारा जो टैरिफ है वो 3-4 गुना रेट बढ़ चुके हैं। तो काश्तकार की ना वो कुव्वत खरीद से ये सारी चीजें बाहर होती जा रही हैं, और उसके असरात किस पे मुरतब होंगे? आम शहरी पे। ऐसा ही है, बिल्कुल। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और इस मिनी बजट में तो IMF ने तबाही फेर दी है। अब IMF से हमारे किसान ने तो कर्जा कभी नहीं लिया, जो उससे कर्जा आता है वो हम पे खर्च भी कभी नहीं हुआ, लेकिन उसकी सारी जो है ना वो बोझ हमारे ऊपर डाला गया है। इम्पैक्ट यही हो रहा है। नहीं, देखे ना, हमारे तमाम जितने भी सीड्स हैं, फर्ज किया गंदम का बीज है, कपास का बीज है, चावल का है, सब्जियात का बीज है, चाराजात का बीज है, सूरजमुखी का बीज है, मक्की का बीज है, कैनोला का बीज है, सब पे GST लगा दी, जिसका इम्पैक्ट बनता है कोई 23-24% इम्पैक्ट काश्तकार पे आएगा, जो काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब आप ये देखें, खल जानवर खाते हैं, उस पर भी GST लगी है जी। तो इसलिए हमने मजबूर होके हमने अभी 14 फरवरी को मुल्तान में वैलेंटाइन डे पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया उस दिन एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत कर रही होगी, हम पाकिस्तानी काश्तकार उस दिन एहतजाज पे होंगे। बिल्कुल। और एहतजाज में ये एक अनोखी चीज होगी, एहतजाज में ये दुनिया का पहला एहतजाज होगा जिसमें जानवर भी शामिल होंगे, और हजारों के हिसाब से, और उनके गले में हम लिख के डालेंगे कि मुझ बेजुबान पर रहम करो। और उस वो ये भी होगा कि IMF से मैंने कोई कर्जा नहीं लिया। ठीक है ना जी। अब आप ये देखें कि एक तरफ हम कहते हैं दूध सस्ता हो, गोश्त सस्ता हो, दालें सस्ती हो, दूसरी तरफ से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। फिर गंदम का रेट हमारा सही नहीं किया जा रहा है इस वक्त, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1950 रुपया, इंटरनेशनल रेट उसका बहुत अप है। अगर आपने इन चीजों का रेट कंट्रोल रखे, मैं कहता हूँ गंदम बेशक 1000 रुपए पे बिके, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम की जाए। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि बेशक दुनिया में हमारे इनपुट्स के रेट बढ़े हैं, लेकिन इंडिया ने कैसे कंट्रोल किया? सब्सिडी देके। आज जो DAP हमें 10,000 की मिल रही है, इंडियन काश्तकार को वो पाकिस्तानी रुपीज में 2600 की मिल रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक। जो हमारी यूरिया है, जिसका रेट सरकारी रेट 1768 है, लेकिन हमारे आम फार्मर को 2200 की मिल रही है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तान रुपीज में वो 600 रुपए की मिल रही है। अच्छा, यहाँ हमारा बिजली का हम बिल अदा नहीं कर सकते, वहाँ बिजली मुफ्त है, वहाँ पेस्टिसाइड पे सब्सिडी है, वहाँ पे रिसर्च बेहतर है, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही। पाकिस्तानी काश्तकार के इस वक्त मैं जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि वो इतना परेशान है
कि देखिए हम पहली दफा इस प्रोटेस्ट में बच्चे भी साथ लेके आ रहे हैं और बच्चे के गले में भी लिख के डालेंगे कि मेरे बाप जो किसान है उस पर इतनी जीएसटी लगी कि वो अब मेरी तालीम जारी नहीं रख सकता, वो मेरी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता। देखिए ना, अगर एक आम जो छोटा काश्तकार है उसके पास पैसे होंगे तो वो बच्चों की तालीम, सेहत, हर चीज़ का ख्याल रख सकेगा, अपने घर के अखराजात चला सकेगा। लेकिन उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दिन ब दिन इतनी बढ़ाई जा रही है, इतनी बढ़ाई जा रही है कि वो उसकी कुव्वत खरीद से बाहर है, वो बर्दाश्त से बाहर है इस वक्त। और इस वक्त उसकी परेशानी इंतहा को छू चुकी है। हमने हर जगह पे, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, मुलाकातें भी की है प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से बात की है, बाकी सबसे हमने चीफ मिनिस्टर सबसे हमने अपनी कोशिश की है। तमाम कोशिशों जब नाकाम हुई हैं तो उसके बाद हम प्रोटेस्ट का रास्ता हम अख्तियार कर रहे हैं और हम फिर भी पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी कि हम हजारों काश्तकार इकट्ठे होंगे, हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट करके वापस चले जाएंगे। और पहले मुल्तान में कर रहे हैं, उसके बाद हम विहाड़ी में, रहीम यार खां में, तमाम पंजाब, तमाम अजला में, उसके बाद बाकी सूबों में करेंगे, उसके बाद हम इस्लामाबाद में जाएंगे। हमारे ये स्टेप बाय स्टेप करने का जो मकसद है कि हुकूमत होश के नाखून ले, हमारी बात मान ले और हमारे उसमें हमारा मफाद, पूरे मुल्क का मफाद है। बिल्कुल। आज काश्तकार यहाँ के काश्तकार पे हुकूमत खर्च नहीं कर रही। हम क्या मांग रहे हैं कि हमारी गंदम का रेट 2200 रुपये कर दो, और यही गंदम आज जो बाहर से मंगवाते हैं उसकी कराची पोर्ट पे जो पहुंच उसका रेट है 3600 रुपया। यानी ये यूक्रेन या रशियन काश्तकार को तो डॉलर दे सकते हैं, पाकिस्तानी काश्तकार को नहीं दे सकते। हाँ, मैं चाहता हूँ आम शहरियों को आटा सस्ता मिलना चाहिए, हुकूमत सब्सिडी दे, उस पर सस्ता आटा दे, सस्ती गंदम दे उनको, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इतना कम कर दें, हमारे लिए फिजिबल हो। आज हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें तो हमें हमसे डीएपी का रेट लिया जाए कि इंटरनेशनल रेट दे, हमें हर चीज का इंटरनेशनल रेट हमें दिया जाए इनपुट्स का, और हमारी प्रोड्यूस का रेट वो एक तय ऐसा करे कि जो काश्तकारी के लिए वारे में ना हो। तो इसलिए फिर दूसरी है कपास है। इस वक्त मैं आपको अर्ज करूं कि 92 में हमारी कपास की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख, फिर इंडिया 1 करोड़ 10 था। वो बेहतर तरजीहात की वजह से काश्तकार को ज़राअत को अहमियत देने वो चला गया 4 करोड़ पे, 1 करोड़ 10 से हम 1 करोड़ 28 से, पिछले साल हम 56 लाख से, इस दफा 73 लाख बेल है हमारी। यही वजह है कि हम हमारी मईशत बैठती जा रही है, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम एग्रीकल्चर के ऊपर, मैं इसको सब्सिडी नहीं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में सब्सिडी का नाम लिया जाता है, कहा जाता है कि हम बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी दे रहे हैं, सारा झूठ होता है। काश्तकार तक कोई चीज नहीं पहुंचती। यानी हत्ता कि यहां तक पाकिस्तान में, मैं तो सीधी बात करूंगा, पाकिस्तानी जो आम छोटा काश्तकार है उससे तो पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं उसके जज्बात में आपको क्या बताऊं कि वो बेचारा ना उसके लिए तालीम अच्छी है, ना सेहत अच्छी है, ना उसको मुफ्त और बर वक्त जहां पे इंसाफ मिलता है उसको, यानी कि उसका कोई छोटा मोटा भी काम हो तो मैं माजरत से साथ कहूंगा कि उसे रब्बे ज़ुल जलाल से मुकाबला करना पड़ता है, उसे रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत देना ऐसे ही है ना कि अल्लाह से मुकाबला करना, उसे मुफ्त में कोई उसका इंसाफ उसको नहीं मिलता। लेकिन इन दरिंदों को, इन सब को जो रिश्वत खो रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा कोई ऐसा कानून नहीं है। अब आप यही देख लें कि यूरिया जो ब्लैक हो रही है, किसको सजा मिली है? खरीदने वाला कौन है? काश्तकार। पैसे कौन अदा कर रहा है? काश्तकार अदा कर रहा है। जब इंडस्ट्री एक कंट्रोल रेट पे दे रही है, अगर काश्तकार को कंट्रोल रेट पे क्यों नहीं मिल रही? उसकी स्मगलिंग करने वाले कौन है? किसने स्मगलिंग की है? किसने होल्डिंग की है? काश्तकार ने तो नहीं की। बिल्कुल ठीक। काश्तकार तो यकीन कर ले, काश्तकार जितना मजलूम दुनिया में कोई नहीं है और उस जितना मेहनती भी दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साल के 365 दिन जो काम करता है, छुट्टी नहीं है। ईद वाले दिन ही उसको छुट्टी नहीं है। उसने अपने जानवरों को देना, कुछ ना कुछ खिलाना है, उसने पानी लगाना है उसका, यानी कि उसने काम 24/7 उसने काम करते ही रहना है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब आप ये देखें, आउटपुट नहीं है। हर किसी की पेंशन है। कभी सोचा कि काश्तकार की भी कोई पेंशन होनी चाहिए जब वो उसकी एज तक पहुंच जाए, उसके बाद उसे कुमरात हूं, जिसने जो सबको फीड करता है। इस मुल्क में गोश्त वो पैदा करता है, दालें वो पैदा करता है, फ्रूट वो पैदा करता है, दूध वो पैदा करता है, सारी चीजें पैदा करके देने वाले को लकब किया जाता है पेंडू और गवार का। यानी उसे इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता, और ना ही उसका जो कारोबार है ज़राअत इस वक्त बाइज्जत और मुनाफा बख्श नहीं रहा। इसलिए मैं तो हुकूमत से अपील करता हूं कि हमारा जो प्रोटेस्ट करने का मकसद है, हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हमारी डिमांड पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील हो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। वैसे मैं इस चीज पर फोकस करना चाह रही थी कि जनूबी पंजाब हमारा ज़रई खित्ता है, सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, अपनी जगह बिल्कुल अहमियत रखता है एज एन एग्रीकल्चरल लैंड।
फिर भी इसी को ही इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाना, इसी को इतना ज्यादा इग्नोर किया जाना, इसके पीछे रीजंस आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं सिर्फ जनूबी पंजाब की बात नहीं करूंगा, पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। ज़राअत में, ज़राअत को शुरू से ही इग्नोर किया गया है। मैं उसमें कोई इंटरनेशनल एजेंडा भी कह सकता हूं। मैं 60s के एंड पे, जब लालपुर यूनिवर्सिटी थी जिसके पास रिसर्च और एक्सटेंशन थी, जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने मॉडल लालपुर यूनिवर्सिटी को लिया, जिसका नाम आज फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है। उससे वो रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली गई। आज वहां का जो बच्चा पढ़ के आता है वो बाबू बन के आता है, क्योंकि रिसर्च और एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होता। इसी तरीके से बाद में भी अब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ले लें, फेडरल या सूबाई, वो खुद बाख्तियार इदारे नहीं है ये। अब देखें ना, फेडरल मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी है, वो कुछ नहीं कर सकती जब तक उसके साथ कॉमर्स, इंडस्ट्री और फाइनेंस शामिल ना हो, जो साथ नहीं देते। फिर एक चीज और आती है कि फैसला करने वाले ज़राअत के बारे में कौन लोग होते हैं जिनका दूर दूर तक ज़राअत से ताल्लुक नहीं होता। ठीक। अब मैं आपको नाम लेकर बताता हूं। फर्स्ट किया फेडरल मिनिस्टर रज़ाक दाऊद, वो हर फैसले में, ज़राअत के फैसले में शामिल, ना उसने काश्तकारी की, ना उसके बाप ने की, ना दादा ने की, ना परदादा से, खानदान में कभी किसी ने काश्तकारी नहीं की, और वो काश्तकारों का दुश्मन बन के बैठा होता है हर जगह पे वो मुखालफत करता है। तो मैं ये कहूंगा वो हमारी मुखालफत नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है। ऐसा ही है। इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 इशू है फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। अगर वो मुखालफत करता है तो फूड सिक्योरिटी की मुखालफत करता है। आज आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तानी लोगों की खुराक है वो बहुत कम है, और उनको पाक और साफ खुराक नहीं मिल रही। मैं आज कहता हूं अगर हम 2 चीजें ठीक कर लें, आपके आधे अस्पताल खाली हो जाएंगे, कि लोगों को पाक और साफ दूध मिले और पाक और साफ सब्जी मिले, गंदे पानी वाली सब्जी ना हो, इस तरह दूध है वो खालिस मिले, आधे अस्पताल खाली हो सकते हैं। जहां पे इस वक्त लोगों को क्या मिल रहा है खाने के लिए वो मुनासिब नहीं है। गंदे पानी की सब्जी है, दूध में मिलावट है। अब काश्तकार मिलावट नहीं करता, बिल्कुल ठीक। काश्तकार इन चीजों में मुलविस नहीं है। अभी आपने यूक्रेन से जो गंदा मंगाई थी, अच्छा उसका अब स्कैंडल चल रहा है, वो खाने के काबिल नहीं थी। पाकिस्तान की तो गंदा भी, पाकिस्तान में तो हर चीज अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, लेकिन हम नाशुक्रे लोग हैं। हम ना मेहनत करते हैं, ना इसको तरजीहात में शामिल करते हैं, ना नंबर 1 प्रायोरिटी ज़राअत को दी गई है इस वक्त तक, आज की डेट तक। मैं आपको अर्ज करूं, कोविड-19 में प्राइम मिनिस्टर ने अप्रैल 2020 में एक सब्सिडी अनाउंस की 1200 बिलियन में, जिसमें 63 बिलियन था एग्रीकल्चर के लिए। हाँ जी। और उसको 63 को 52 किया गया। वो 52 बिलियन बाकी सबको मिल गई सब्सिडी। वो 52 हमारे 2 बजट भी खा गया, वो 52 भी काश्तकार तक आज तक नहीं पहुंचा। अगर को उसमें 10-15 बिलियन को रिलीज भी हो, वो रास्ते में खाए गए सारे, काश्तकार तक वो पैसे नहीं पहुंचे। वो टोकन बिकते रहे, टोकन कोई खरीदता है, यानी कि उसका कोई समझ ही नहीं हमें काश्तकारों को। यानी यहाँ पे पॉलिसियां ठीक नहीं है यहाँ पे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी मेकर्स ज़राअत को तरजीहात में ना लाना पाकिस्तान की तरजीहात खत्म करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे समाजी तंजीमों का जो किरदार है, या किसान तंजीमें, उनका कितना किरदार है हुकूमत के साथ, किस तरीके से? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि किसान तंजीमें, मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए जी। 10 साल में अगर काश्तकार तंजीमें काम कर रही होती तो वो प्राइम मिनिस्टर को सबसे अपने इशूज के लिए अप्रोच करते। ठीक। मैंने 10 साल से किसी काश्तकार तंजीम को नहीं देखा। वही लोग गए हैं जिनको मैं साथ लेके गया हूं, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग, बाकी लोगों से मीटिंग करवाई है। बाकी लोग इस चीज पे तवज्जो नहीं देते, उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर काश्तकार तंजीमें मिल के एक ही मकसद के लिए अगर इस्लामाबाद पहुंची होंगी, लाहौर पहुंची होंगी, वहां जाके बात करेंगे, गुफ्तगू शुनीद करेंगे, तो मेरे ख्याल में मसाइल का हल जल्दी होगा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब सारे लोग मिलकर काम करें तो ज्यादा होगा। तो मैं 10 साल से मैं मायूस हुआ हूं कि मैंने 10 साल में किसी काश्तकार तंजीम को नहीं देखा, कि किसी एक को भी अपने अलावा, कि जब बजट आता है, मैं 10 साल में किसी ने अपनी बजट तजावीज़ बना के नहीं दी हुकूमत को, ना सूबाई हुकूमतों को, ना वफाक को। हम तमाम सूबाई हुकूमतों को भी तजावीज़ भेजते हैं, वफाक को भी तजावीज़ देते हैं, सिफारिशात अपनी बना के भेजते हैं, और उसमें किसी न किसी पे अमल भी हो जाता है। लेकिन 10 साल मैंने किसी और काश्तकार तंजीम को इस वक्त तक मैंने नहीं देखा जिसने जाके अपनी सिफारिशात बना के दी हो। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ अशरफ इकबाल भुट्टा साहब मौजूद हैं। सोशल बात हो रही थी कि कैसे
माशरे से अखलाकी बुराइयों को दूर किया जा सकता है, इंडिविजुअली अपना कितना किरदार अदा किया जा सकता है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब कि ना वो रिवायात कुछ ऐसी बन गई हैं जिनको हम अब प्रोमिनेंट करते हैं कि जैसे ये काम करें तो ये कभी फख्र है हमारे लिए। बिलफर्दा कोई ड्रिंकिंग करता है तो वो ड्रिंक करके वो रोड्स पर आ जाए तो डेफिनेटली ये सोशल इवल हमारे यहाँ, इसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। जबकि उनके यहाँ जो कर रहे होते हैं, जो करते हैं, उनके यहाँ ये प्राउड है उनके लिए एक फेम है उनका। तो हमें इस इवल पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बहुत से ऐसे मतलब लाज जो इस पर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैंने पहले अर्ज किया हमारे यहाँ लॉ मेकर इज आल्सो लॉ ब्रेकर। उनकी अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए तो हमारी सोसाइटी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। हम सोशल वर्कर हैं और हम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं अपनी इनपुट जो अपना वो अपना दे रहे होते हैं, लेकिन आगे फिर क्या होता है अगर हम किसी की कंप्लेंट कर देते हैं, बिलफर्ज कोई ऐसा सोशल इवल हो रहा है हमारे यहाँ सोसाइटी में, अगर हम उसको कंप्लेंट कर देते हैं, हमारी कंप्लेंट ज़्यादा से ज़्यादा थाने तक जाती है। थाने के बाद फिर उसको आगे फर्दर काम तो थाने वालों का ना, जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको चेक एंड बैलेंस रखें, उस पर उसको सजा दें। लेकिन फिर क्या होता है कि किसी न किसी बड़े का फोन आ जाता है तो फिर वो काम जो है ना वो वहीं कमेंट ठप हो जाता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ समाजी तंजीम जो है ना वो अपना रोल प्ले बिल्कुल कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ इस सोसाइटी से, इस सोसाइटी के इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सुनी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें ये फ़ख्र है कि हम इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी की तंजीमों के लिए काम कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा हमारा माशरा जो है वो बेहतर हो सके और होना भी चाहिए। मेरे जैसे और बेशुमार लोग हैं जो हम मिलकर एक ज्वाइंट वर्क कर रहे हैं ताकि समाज को बेहतरी लाई जा सके। समाज में बहुत सारे सोशल इल्ज़ाम हमारे यहाँ, एक्सट्रीमिज्म एक फ़िज़ा है हमारे यहाँ, वायलेंस अगेंस्ट मूवमेंट है हमारे यहाँ, डोमेस्टिक वायलेंस है हमारे यहाँ, तो उसके हवाले से भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं हमारे इदारे को साथ काफ़ी लजोनी का मुख्तलिफ इदारों के साथ हमारी, ताकि एक अच्छा जो है ना वो प्लेटफार्म सोसाइटी को दिया जाए। ठीक है, पीस प्रमोशन में सोशल वर्कर्स का कितना किरदार होता है, समाजी तंजीमों का कितना किरदार होता है और इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना रोल कैसे अदा कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस और प्रोग्राम में आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ इकबाल भुट्टा साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उन्हीं के साथ खालिद खोखर सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। किसानों के मसाइल के हवाले से बात हो रही है, काश्तकार के क्या इश्यूज हैं, कैसे उन मसाइल को हल किया जा सकता है, इस हवाले से एहतजाज भी करने जा रहे हैं। उस एहतजाज में जो इन्होंने चीजें ऐड की हैं, कैसे उन चीजों को, तमाम चीजों को मैनेज किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन बात हो रही थी समाजी तंजीमों की, कैसे अपना काम कर रही हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं माशरा की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। बताइएगा हुकूमत के साथ क्या काम चल रहा है, क्या इकदाम कर सकती है हुकूमत, क्या इकदाम कर रही है हुकूमत सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? बेसिकली तो हुकूमत जो है ना वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रही, किसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रही, बल्कि उनको मजीद अपने शिकंजे में जकड़ रही है। बहुत सारे ऐसे मतलब कि गवर्नमेंट ने बैंडिंग्स लगा दी हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने बेहतर तरह से अपना काम नहीं कर रही। लाइक रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने चैरिटी कमीशन जो है वो इम्पोज कर दी है तमाम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मगर तमाम ऑर्गेनाइजेशन वो चैरिटी कमीशन में इनरोल होंगी। अब मतलब हाउ इज पॉसिबल है ना, चैरिटी कमीशन क्या है, ऐसे उसकी अपनी तो कोई बात नहीं है ऐसा जिसकी, लेकिन उसको शिकंजे में मजीद जकड़ दी है। इससे पहले 2013-14 में मतलब गवर्नमेंट ने जब नवाज शरीफ का दौर था उसमें काफ़ी मतलब कि सोशल सेक्टर पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी बाइंडिंग लगा दी थी। अब ये सेक्टर जो है ना वो श्रिंक हो गया बिल्कुल ही। इस सेक्टर में अब वो इतनी फल फूलत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जितने सेक्टर ने डिलीवर किया है, जितने सेक्टर ने सोसाइटी में अपनी एजुकेशन के हवाले से, डोमेस्टिक बैलेंस के हवाले से, एजुकेशन वुमेन एजुकेशन के हवाले से जितने भी सेक्टर ने डिलीवर किया उस सेक्टर को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि करना चाहिए, जितने सेक्टर ने डिलीवर किया सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर रहकर सोसाइटी के लिए बेहतर काम किया है, उस सेक्टर में इतनी इस कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सेक्टर के लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, कि ये लोग मतलब कि अगेंस्ट होता है। बल्कि सेक्टर को अगर कंसी अपने इंट्रो कराएं ना आप कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बहुत सारे इदारे आपके खिलाफ हो जाते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है। फौरन ना इदारों का और लोगों का माइंड जो है ना पॉपअप हो जाता है, अच्छा एनजीओ से आया है ये बंदा, पता नहीं क्या करता होगा XYZ। हालांकि ये चीज़ें नहीं है, जितना एनजीओ ने डिलीवर किया है अवेयरनेस के हवाले से। अलग रिसेंटली आप देख लें मतलब कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक हुआ है कोरोना का, और इस कोरोना के दौर में जितना ऑर्गेनाइजेशन ने डिलीवर किया है, मेडिकल वर्कर हमारे इतने अच्छे फर्स्ट प्रियोरिटी हैं, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, जितने भी इलेक्टेबल गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ हमने रहकर काम किया है, सोसाइटी को डिलीवर किया है, लोगों को कैंपेन चलाई है। देखें
किसी भी काम के हवाले से ना सबसे पहले उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे यहाँ वो अवेयरनेस नहीं है। बिलफर्ज अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से डिपार्टमेंट से जाकर काम लेना है, आपको इतनी अवेयरनेस नहीं कि मैंने जाना काम है। जबकि ये एज ए ब्रिज जो है ना वो सोशल वर्कर एज ए रोल प्ले कर रहा होता है सोसाइटी के दरमियान, इदारों के दरमियान, लोगों के दरमियान, ताकि उस काम को में बेहतरी आ सके, लोगों को क्विकली सर्विस जो है डिलीवर हो सके। हमारे यहाँ सर्विस डिलीवर के पॉइंट गवर्नमेंट ने बना दिया, लाइक फ्रंट डेस्क अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं हमारे यहाँ, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस तो नहीं है ना। मकसद है लोगों का अवेयरनेस होनी चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट अपने आप को मतलब वो बड़ी प्रोमिनेंट कर रही है आजकल चीज़ों का ना, कि सेहत कार्ड पूरी मतलब साउथ पंजाब में बल्कि उन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसमें 10 लाख की इंश्योरेंस दे रही है, मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है गवर्नमेंट अपने हर मतलब खानदानी नुमाइंदे को। लेकिन अब उसमें वो सहूलत को इस्तेमाल कैसे करना है, मसला ये है। 10 लाख की आप इंश्योरेंस तो दे रहे हैं, आपने कोई भी फैसिलिटी सोसाइटी के लिए डिलीवर कर दिया। हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इदारा है, वो अपने मुख्तलिफ कंपेन्स कर रहे हैं, लेकिन भाई उस कंपेन को मकसद है उसके अवेयरनेस करना, लोगों को उस सहूलियत के बारे में आगाह करना। ये एक ब्रिज एज ए ब्रिज जो होता है ना वो सोशल वर्कर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको कम करते हैं। बिल्कुल, इदारों के दरमियान गैप को कम करने की कोशिश करता है। बहुत सारे इदारे ऐसे इदारे हैं जिनकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि वहां जाकर काम होता कैसे है, करना कैसे है। लोगों में नो डाउट हमारे यहाँ इतनी एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ लोगों के अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि लोग अपने कौंसल से जाकर भी बात कर सकें। ये एक सोशल वर्कर ही होता है जो मुख्तलिफ इदारों से बेसिकली लड़ रहा होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि हमने उस काम को करना कैसे है, हम उसको काम को बेहतर कर सकते हैं। हमारे लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। हम जैसे समाजी लोग ही होते हैं जो माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश भी होती है कि हम लोगों को ज्यादा सर्विस करें, प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि लोगों में जो गैप है जो काम के हवाले से किसी निश्चित में लोगों को सहूलियत मौजूद है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस सहूलत को अवेल कैसे करना है तो वो अवेयरनेस बिल्कुल है, वो अवेयरनेस है। हमारे यहाँ नादरा में सहूलियत मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं नादरा के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से, लेकिन उस ऐप्स को उन नादरा की जितनी सहूलियत उनको अवेल कैसे करना है, नो डाउट। अब जैसे गवर्नमेंट का एक सेक्टर है, यूनियन काउंसिल का एक सेक्टर है गवर्नमेंट का, उस यूनियन काउंसिल में जितनी भी सहूलत हमारे यहाँ पाई जाती है मौजूद अभी तक, लेकिन उन सहूलत को अवेल कैसे करने। अब रिसेंटली एक वाकया आपके यहाँ हुआ था, याद होगा आपको, कि सेक्रेटरी जो है ना वो 5-5 हज़ार रुपये क्लेम कर रहे हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, हालांकि गवर्नमेंट से 200 फीस मुकर्रर की हुई है इसके ऊपर। और लास्ट टाइम था कि गवर्नमेंट ने 30-35 साल का गैप दिया होता, अगर आपने लेट इंदराज करवाना है तो उसकी भी सहूलत मौजूद है हमारे। लेकिन सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है, एक आम बंद कमर पर्सन गया, उसके बाद मैंने अपने बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो 5,000 रुपये क्लेम कर लेते हैं। हालांकि ये तो रूल नहीं है, लेकिन वो बंदा क्योंकि मजबूर होता है, वहां पर उसको सहूलत का अंदाजा नहीं है, वो वहां तो इस हवाले से आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर से कंपेन के, कोली की कंपेन है, रुबेला की कंपेन है, हमारे कोरोना की अवेयरनेस के हवाले का कंपेन है, बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से कंपेन है। ये तमाम कंपेन एक समाजी वर्कर कर रहा होता है, ताकि पब्लिकली हम इसको पब्लिक भी कर रहे हैं चीजों को, ताकि लोगों को पढ़ें, लोग समझे और सहूलत से फायदा उठा सके। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, मजीद जारी रखते हैं। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतजाज के बारे में आप बता रहे थे कि जानवर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो ये आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? इसके लिए तो खासी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैनेज करना जानवरों को पहले काश्तकारी मैनेज करते हैं, कोई और तो मैनेज नहीं करता ना। फिर भी मतलब अब तो हम ना इसको कर रहे हैं कि एक नेशनल हाईवे के ऊपर एक साइड के ऊपर हम रोड बंद नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये है कि ट्रैफिक चलती रहेगी। हमने एक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे एक फैसला खुद बैठ के किया है कि हमारे किसी भी प्रोटेस्ट में आम शहरी को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसमें कभी एम्बुलेंस हो सकती है, कोई मरीज हो सकता है, कोई इस किस्म की चीज हो सकती है, अगर उनको वैसे भी किसी को के लिए मुश्किल पैदा करना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, हम किसी के लिए उसमें हमने ये किया कि एक साइड पे ट्रैफिक चलती रहेगी। जानवरों का लाने का जो मकसद है, वो जानवर भी हम हजारों में लेके आएंगे। लाने का मकसद जो है कि उसमें भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस, गाय, बैल, घोड़े, ये सब चीजें शामिल होंगी। मकसद ये है कि हम ना अपना एक प्रोटेस्ट शो करना चाहते हैं, और बच्चे भी, कि इन जानदार चीजों का क्या कसूर है कि उनके खाने पीने की चीजों पे, उसके चारा जात के बीज के ऊपर जीएसटी लगा दी जाए। दुनिया में ऐसा नहीं है। खल जो बनती है वो सिर्फ भैंस खाती है, जानवर खाते हैं या गाय खाती है, उसके ऊपर लगा दी, जीएसटी लगा दी है। काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी है। अच्छा, अगर जब काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्या दूध सस्ता रहेगा? क्या गोश्त सस्ता रहेगा? क्या उसकी कास्ट ऑफ उसका रेट नहीं बढ़ेगा? आम शहरियों को तकलीफ नहीं होगी? हम इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा है बेज़बान हैवान बेबस किसान मार्च, यानी कि स्पीचलेस एनिमल हेल्पलेस फार्मर मार्च। ये हम कर रहे हैं
और ये दुनिया का पहला प्रोटेस्ट होगा, अनोखा प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल। और पहले हम 14 को मुल्तान में कर रहे हैं, उसके बाद हम तमाम अजला में जा रहे हैं, पंजाब के तमाम अजला में एक दिन हम कर रहे हैं, फिर हम बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, हम सिंध में भी, KPK में भी हम कर रहे हैं। मकसद हमने अपने इश्यूज को हम फोकस करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़राअत हुकूमती तरजीहात में आए, हुकूमत इसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अब बहुत सारी हुकूमत इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे मेट्रो आई है, ऑरेंज ट्रेन आई है, अब ऑरेंज ट्रेन पे पता नहीं 300-400 अरब खर्च है। अगर इसके ऊपर 300-400 अरब रुपए एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, आप यकीन कर लें कि आप तो बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप गंदम में खुद कफील हो सकते हैं, आप चीनी में खुद कफील हो सकते हैं, आप अपनी दालों में खुद कफील हो सकते हैं, आप अपने एडिबल ऑयल में खुद कफील हो सकते हैं, आप कॉटन में खुद कफील हो सकते हैं। और एक वक्त में आप थे खुद कफील, आप गंदम एक्सपोर्ट करते थे, आप कपास इंपोर्ट करते थे, चावल तो खैर हम अब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फ्रूट है, लेकिन हमारे पास वैल्यू एडिशन नहीं है। ठीक। हम कपास की भी उस हद तक वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। यानी बांग्लादेश जहां पे एक पौधा कपास का नहीं होता, उनकी वैल्यू एडिशन हमसे 3 गुना आ गया है। सही। उनकी एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है। वजह मैं क्या कहूं कि हम सुस्त हैं या नालायक हैं। हमारे यहाँ पॉलिसियां ऐसी बनाई जाती है, अमल दरामद कोई नहीं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। यहां तक देखें ना कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले, वहां पे कोई फैसले हो, उसके बाद अमल दरामद होना चाहिए। यहां पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है। यहां पे इर्द गिर्द के जो लोग बैठे होते हैं, उनका दूर दूर तक ज़राअत से तल्लक नहीं होता। वो PM साहब को गलत बताते हैं, बहुत गलत फीड करते हैं। खालिद साहब, इंप्लीमेंटेशन नहीं है या पॉलिसीज ही नहीं है? इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब पिछले दिनों में एक बहुत खबर चली कि काश्तकार की जेब में 1100 अरब रुपया ज्यादा चला गया। तो मैंने कहा मुझे एक चीज बताएं, नो डाउट पिछले 2 साल हमारे बेहतर रहे, मैं खुद मानता हूं अच्छे रहे, काश्तकार की फसलें अच्छी हुई, कुदरत ने मेहरबानी की, उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है, कुदरत ने मेहरबानी की, कुदरत ने मेहरबानी की। अच्छा, इंटरनेशनल रेट बढ़े, कुछ रेट भी बेहतर मिल गए। मैंने कहा जी आप कभी ये सोचे कि 1100 अरब अगर आपका मान लिया जाए, हमारा जो फर्टिलाइजर का बिजनेस जो हम खरीद करते थे जो 400 अरब था, अब वो 1100 अरब पे चला गया। वो 600-700 अरब किसने पे करना है? काश्तकार ने। बिल्कुल। अच्छा, पेस्टिसाइड का बिजनेस जो है उसका रेट डबल से भी ज्यादा हो गया, वो काश्तकार ने पे करना है। डीजल जो डबल रेट ज्यादा हो गया, वो काश्तकार ने। लेबर चार्जेस बढ़ गए, काश्तकार के अपने घर के खर्चे बढ़ गए। वो 1100 अरब तो यहां खत्म हो जाता है, काश्तकार के अखराजात तो और आगे चले जाते हैं। बिल्कुल। यानी काश्तकार के लिए नहीं सोचा गया, काश्तकार को वो अहमियत नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। काश्तकार, मैं आपको अर्ज करूं, काश्तकार बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़राअत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आप ज़राअत को देखें, इस मुल्क में किस किस जगह पे ज़राअत ने सहारा दिया इस मुल्क को। जब 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, इस ज़राअत ने सहारा दिया, को भूखा नहीं सोया। आपने एटमी धमाका किया, इस ज़राअत ने आपको सहारा दिया, कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया ज़राअत और किसान की वजह से। अभी कोविड-19 में अगर 5-6 माह लॉकडाउन किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोया। इस ज़राअत, किसान, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सबको रिस्क मिला। काश्तकार जो है ना, काश्तकार तो नैब खुदा है। अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस जमीन का सीना चीर कर अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, हत्ता कि उसका ईमान भी इधर है। और जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनकी औलादें बाहर, जदादें बाहर, तालीम बाहर, सेहत बाहर, ईमान तक बाहर है। ये फर्क है हमारा उनका मुहब्बे वतन होना। हम तो मुहब्बे वतन हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान में रहना, हमारी कब्रें भी इधर हैं, हमने मरना भी इधर है। ये हमारा उनका ये एक फर्क है। हम तो चाहते हैं अपने मुल्क की बेहतरी। हम तो जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर यह मुल्क बनाया, कलमे के नाम पर यह मुल्क बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या इस मुल्क में जिसको कलमे के नाम पे बनाया गया, वहां आम छोटे किसान को मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिलता है? क्या उसके साथ इंसाफ होता है? क्या उसका खाना पीना ठीक है? क्या उसकी तालीम के उसकी सहूलतें हैं? क्या उसके लिए सेहत की वो सहूलतें हैं? क्या उसे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया गया इस मुल्क में? क्या उसको वही अहमियत मिल सकती है जो मियां नवाज शरीफ को, इमरान खान को या आसिफ अली जरदारी को है? हकूक तो सबके बराबर है, अल्लाह ने तो सबको बराबर किया ना। क्या पार्लियामेंट में उसके लिए बात होती है? पार्लियामेंट में तो माजरत का साथ कहूंगा, वहां तो पाकिस्तान के लिए बात नहीं होती। वहां एक दिफा कर रहा होता है इमरान खान का, एक नवाज शरीफ का, एक कर रहा होता है आसिफ अली जरदारी का। पाकिस्तान का दिफा कोई नहीं कर रहा होता। ठीक है खोखर साहब, हुकूमत ने जो रिलीफ की सूरत में किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, आपकी नजर में कितना मौसर है, कितना इफेक्टिव है ये सहूलत?
देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आपके पंजाब में तकरीबन 55 से 60 लाख जो काश्तकार हुकूमत की जो फिगर है वो है जी। जो कार्ड बने हैं वो 3-4 लाख बने हैं। या पहली चीज तो ये है जी। ठीक। दूसरा ये है कि मुस्तफीद तब हो सकते हैं कि मैं फर्ज किया मैंने 100 आदमी को 1000 रुपए देना है, मैं चेक दे दूं 100 आदमी को और बैंक में रखूं 2000 रुपया, तो फिर 2 लोग मुस्तफीद होंगे, 98 तो रह जाएंगे। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले बताया कि कोविड-19 की सब्सिडी काश्तकार तक आज तक ट्रांसफर नहीं हुई। ऐलानात किए जाते हैं, काश्तकार को उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको सब्सिडी नहीं मिलती। काश्तकार के पास दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में। हमारी बाकी मुल्कों से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। बाकी मुल्कों में हर चीज काश्तकार को सब्सिडाइज करके दी जाती है, फिर उस पर रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। आज आप देखें ना, हमारी गंदम की एवरेज पैदावार है 30 मन, इंडियन पंजाब की 60 मन है, दुनिया की 60-70 मन पैदावार है। जब हमारी पैदावार कम होती है तो इससे मुराद ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ गई। जितनी हमारी पैदावार बढ़ेगी उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। यानी हमने रिसर्च पे खर्च नहीं किया, हम सीड पे हम जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ला सके। बिल्कुल ठीक। अब कॉटन को ले लें, 2002 में दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई थी, हम आज तक उसको अडॉप्ट नहीं कर सके। इस वक्त तक, आज की डेट तक आज तक हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सके। हत्ता के परसों भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली है, कमेटी बनाई है कि मनसेंटो से यानी बाहर से बात करें, उनसे टेक्नोलॉजी लें। और ये मीटिंग पहले भी पिछले दौर में भी कई दफा हो चुकी हैं, कई दफा फैसले हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह करे जो परसों फैसला हुआ उस पर अमल दरामद हो। मैं तो अब तो दुआ गो है कि हमारी पैदावार बढ़े। जब पैदावार हमारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन इस पे उस लेवल पे काम नहीं हो सकता। हमारे रिसर्च के इदारे ले लें, उनके पास जो बजट आता है वो 95-98% तनख्वाहों में बजट चला जाता है। रिसर्च पे क्या खर्च हो। बिल्कुल ठीक। फिर एडवोकेजम पे काम चल रहा है टोटल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे। पिछले 10-15 साल से मैं देखा हूं कि पंजाब में तकरीबन 24-25 मुख्तलिफ क्रॉप के डायरेक्टर हैं जो सारे आर्जी चार्ज पे हैं। ठीक है, ठीक है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं काश्तकार के मसाइल पर, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ इकबाल भुट्टा साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बात करेंगे कि पेंडेमिक की बात चल रही थी, कोविड-19 की, लेकिन कंसर्न जो मेजर है वो यही है कि क्या कोविड-19 भी एक सोशल इशू बन चुका है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस प्रोग्राम में। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोखर साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, और उनके साथ अशरफ इकबाल भुट्टा साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बात हो रही थी कोविड-19 की, पेंडेमिक की, और आपकी कोविड के टाइम में, पीक टाइम में कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से। कोविड-19 भी क्या एक सोशल इशू बन चुका है? जी बिल्कुल जी, अगर आप इसको कंसीडर करें, जहाँ हम और सोशल इशू की बात करते हैं, डेफिनेटली अब ये भी हमारे पिछले 4-5 साल से हमारे साथ जब इंगेज हो गया कोविड-19 जब से आया है, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया है। और इस पर इम्पैक्ट यह है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक भी हमारा डिस्टर्ब हुई है, हमारा सोशल जितना भी सर्कल है हमारा वो सारा का सारा डिस्टर्ब हुआ है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी मतलब केस से जुड़े कोविड-19, डेफिनेटली जब लॉकडाउन होता है तो उसमें हब सबका फिक्र जो है ना वो आपका डिस्टर्ब होता है। हमारे यहाँ एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो हमारे वो हमारे डिस्टर्ब रही है, हमारे यहाँ हमारे काम माशी जो इदारे हैं वो हमारे डिस्टर्ब है। उसकी वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर ना बहुत खासा असर इस पर असरअंदाज हुआ है, और जिसकी वजह से एक आम आदमी की बेसिक ज़रूरियात हैं वो तो डेफिनेटली हमारे यहाँ अब महंगाई का भी एक और अरूज है कोविड के बाद। तो ये तमाम चीज़ें अब हम इसको कंसीडर करते हैं, हमारे यहाँ जो समाजी सोशल वर्कर हैं ये इसको कंसीडर करते हैं कि जब हमारे सोशल इशू है, पेंडेमिक सिचुएशन जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है, और इस इशू की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं। बहुत सारे इदारे जो है ना उन्होंने अपने वर्कर्स को निकाला, लाइक मीडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को मतलब कि डाउनफॉल किया अपने वर्करों का। इसकी वजह से डेफिनेटली ये तो सोशल इशू है। इसकी वजह से अगर आप किसी को बेरोजगार करते हैं तो डेफिनेटली उसने नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ जाना है, उसने पॉजिटिव में काफी नहीं है ना, उसने क्राइम को मतलब कि उसने क्राइम रेशो। और इसके बाद आप अगर देखें कोविड-19 के एरा में हमारे क्राइम रेशो जो ना वो 23% बढ़ गया, सिर्फ पंजाब में हमारा 23% बढ़ गया। तो ये अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये तकरीबन कोई 35% जाता है जो क्राइम इशू जो रेशो हमारी बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी को इसने मतलब कि अपने लपेट में लिया, अनएम्प्लॉयमेंट को अपने ज्यादातर लपेट में लिया है।
और एजुकेशन डेफिनेटली तो हमारी डिस्टर्ब होकर रह गई है हमारे यहाँ। वो इतनी अब हम बात करें ऑनलाइन डेफिनेटली हमारे यहाँ वो ग्रूम नहीं है आईटी का हमारी हम अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन के जरिए कर सकें, इतनी एडवांस नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी एडवांस नहीं है, हमारे वो सहूलियत भी नहीं है कि हम उस चीज़ों को मूव कर सकें ऑनलाइन के जरिए। तो डेफिनेटली ये तो इशू है। इंस्टीट्यूशंस में जहां पर आपको भी पता है, हम सबके सामने ये चीज खासी वाज़ेह है कि हमारे यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस प्रॉपर अपने गोल्स को प्रॉपरली सही तरीके से अचीव नहीं कर पाते, विच डायरेक्टली लीड्स टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, क्राइम की तरफ बढ़ेंगे और मुख्तलिफ नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ से, जो कि कॉमनली हमें नजर आती हैं यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज एक ओपन एनवायरनमेंट की वजह से या शायद स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस नहीं होता, इस वजह से जो बच्चे हैं वो नेगेटिव चीजों की तरफ मूव कर जाते हैं, उनका ट्रैक बदल जाता है, वो डी ट्रैक हो जाते हैं। ऐसे में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है समाजी एक कारकुन की, एक सोशल वर्कर की, किस तरीके से स्टूडेंट्स की, खासकर यंगस्टर्स की मेंटालिटी पर, माइंडसेट पर काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, समाजी इदारे जो है ना वो इस इशू को भी बड़ी डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत से समाजी इदारे जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में, लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन कि अब स्कूल के अंदर भी हमने वो कंपेन शुरू कर दिया कि हमने स्टूडेंट को डायरेक्शन देनी है। अगर याद हो, हमारे यहाँ नो डाउट हमारे टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ वो टैलेंट पाया जाता है जो कुछ नेचुरल है, कुछ गॉड गिफ्टेड है और कुछ हमारे लोगों ने खुद से अडॉप्ट की है दुनिया को देखकर, और लेकिन उस टैलेंटेड को यूटिलाइज कैसे करना है वो कमी है हमारे अंदर। और हमारे यहाँ सोशल इशू डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ इतनी नेगेटिव एक्टिविटीज जितनी सोसाइटी से हटकर इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पाई जाती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर पाई जाती है, कॉलेजेस के अंदर पाई जाती है, वो शायद आम सोसाइटी में भी नहीं पाई जाती। बहुत मतलब कि ना ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको मैं यहाँ बैठ के एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि हम उन सोसाइटी को उन एक्टिविटीज पर नजर रखें, स्पेशली क्योंकि जब घर से निकलता है ना पढ़ने के लिए, उसको यही पता है कि माँ बाप को वो बच्चा घर से पढ़ने के लिए निकले। घर से निकलने के बाद वो आएगा, यूनिवर्सिटी जाता है, वो कॉलेज जाता है या किसी और सोसाइटी के मेंबर के साथ एंगेज हो जाता है, जो डेफिनेटली वो तो ऑलरेडी तो रेड जोन में है, सो है वो बंदा वो क्या कर रहा है वहां जाकर, कोई सी एक्टिविटी पॉजिटिव ही है, वो अपने एजुकेशन को भी अच्छा ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो ये हमारे समाजी इदारे जो है ना वो बिल्कुल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अवेयरनेस कैंपेन जो है ना वो हमने स्टार्ट की हुई है, जिसको हम उसको डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं कि भाई अगर आपका शौक इस लाइन पर है तो अब इस लाइन पर है, अगर आपने इंजीनियरिंग के शौक में जाए फिर अब जाए, फोर्स फील्ड करें। आप कम्युनिटी को, सोसाइटी के आकर नहीं मेरे बाप ने कहा जी डॉक्टर बनना, तो नो नो नो, अगर वो इस फील्ड में आएगा तो हो सकता है वो डिलीवर ना कर सके। जब वो कुछ गेट ही नहीं करेगा तो कैसे वो डिलीवर करेगा। अगर कोई बंदा जिसको शौक है को मैंने इस डायरेक्शन पे रहना, वो मीडिया पे जाना है तो डेफिनेटली आप जाएं। अगर आपने किसी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन में जाना आप उस डायरेक्शन पे जाएं, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं। हमारे सोसाइटी उसको प्रेशराइज करती है कि नहीं जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना। भाई हाउ इज इट पॉसिबल, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतना चूज इन कर सकता अपनी चीजों को, तो कैसे डिलीवर कर सकते। ठीक है, डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। क्या समझते हैं डेली रूटीन में, एक कॉमन डे में, डेली लाइफ में एक्सट्रीमिज्म का कितना फैक्टर शामिल है? एक्सट्रीमिज्म का तो बहुत ज्यादा फैक्टर हमारे रवैयों में इतनी रिजिडिटी आ चुकी है कि डेली लाइफ में अगर हम रोड पर भी आते हैं तो हम अपनी रिजिडिटी का इजहार करते हैं, चाहे किसी का कोई हॉर्न बहुत तेजी से बजा रहा हो या कुछ भी हो, हम फौरन से अपना जो पेशेंस है उसको लूज कर जाते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शहबाज मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है, सोशल एक्टिविस्ट अशरफ भुट्टा साहब आपके पास मौजूद हैं, उनसे। जी जी भुट्टा साहब, आप क्या समझते हैं कि माशरे को बेहतर करने के लिए जो किरदार समाजी तंजीमें अदा कर रही हैं, उनको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से इक़दाम की जरूरत है? ठीक है, जिसकी वजह से समाजी तंजीमें जो हैं वो अपना काम ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें, जिस तरह उनकी ख्वाहिश है, ताकि आम लोगों का गवर्नमेंट के इदारों पर जो है एतमाद वो और बढ़े। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, अपना सवाल शेयर करने का। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया शहबाज साहब। मेरा जवाब यह है कि गवर्नमेंट ने जो सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन पर लगाई हैं उनको कम कर दे, चेक एंड बैलेंस रखे। हम चाहते हैं रखे, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ना, यस थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दे चीजों को, ताकि जो इदारे, समाजी इदारे मिलकर, बेसिकली हम ना गवर्नमेंट के इक़दाम को प्रमोट कर रहे थे कहीं ना कहीं। हम गवर्नमेंट, लाइक पोलियो की कंपेन आ गई है, रुबेला की कंपेन आ गई है,
पैंडेमिक सिचुएशन में हमने सारा डिलीवर किया। तो हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट को चाहिए रवैया फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि समाजी इदारे अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। समाजी इदारों ने बहुत डिलीवर की सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस लोगों के लिए जितना डिलीवर एक समाजी इदारों ने किया है शायद ही गवर्नमेंट ने खुद अपने इदारों ने किया हो। ठीक है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, आखिरी 2 मिनट है। खालिद खोखर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि हमारे जो बिजली के चार्जेस हैं ज़राई ट्यूबवेल के वो कम किए जाएं। बिल्कुल ठीक। हमारी गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है वो तय की जाए इंटरनेशनल रेट को देख के, उसी के हिसाब से जो आम शहरी भी बर्दाश्त कर सके, ताकि ये न हो कि गंदम स्मगल हो जाए। क्योंकि अगर गंदम स्मगल होती है तो रेट यहाँ पे पाकिस्तान में रेट बढ़ जाता है। क्योंकि अब पिछले 2 सालों का डेटा देख लें, इससे पिछले साल हमारा रेट 1400 था, आम शहरी को वो गंदम 2800 मिली। पिछले साल हमारा रेट 2800 था, आम शहरी को आज भी रेट उसका 2600 रुपए है। दूसरा मैं ये कहूंगा, जिस तरह से काश्तकार यूरिया खाद के लिए ज़िलो ख्वार हुआ है, तो कम से कम 10, 15, 20 साल पॉलिसी बननी चाहिए इसके ऊपर कि यूरिया खाद को टॉप प्रायोरिटी पे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए उसको उसको गैस फराम की जाए ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और फिर यह है कि मैं काश्तकारों से भी अपील करता हूं कि जो हमारे मुल्तान के और खानेवाल के काश्तकार हैं वो हमारे इस बेज़बान हैवान और बेबस किसान मार्च में शामिल हो। तंजीमें भी आपके साथ हैं। समाजी तंजीमें भी आपके साथ और हम भी आपके साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अशरफ इकबाल भुट्टा साहब आपका बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे। तब तक महाजबीन आबिद को इजाजत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।